So hello students, a big congratulations to all of you. So this was the last third day of our answer writing challenge. So I hope जिन्होंने कंटिन्यूटी मेंटेन की है उनको इसका इम्पोर्टेंस पता है कि आप लोगों ने क्या किया है. You have solved more than 90 questions of mains, right? And before prelims you are doing this. सो दिस विल श्योरली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है. ओके, सो ऑल द बेस्ट. जो लोगों ने बीच बीच में छोड़ा होगा, लिखा होगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस बचे हैं यू कैन राइट देम एनी टाइम. बट भले ही आप अगर लिखा भी नहीं है तो एटलीस्ट डिस्कशन वीडियोस देख लेना उस दिन के, आपका अप्रोच बिल्ड करने में हेल्प होगा. देखो, और सोसाइटी को लेके और एक बात मैं कहूँगा कि सोसाइटी का इसके पहले मैंने एक अप्रोच लेक्चर अपलोड किया है, कृपया उसको देख लो, क्योंकि उसमें हमने इसके बारे में बात की है कि सोसाइटी को हम किस तरह से हमने पढ़ना चाहिए, हाउ टू रीड सोसाइटी. ओके, और उसमें वो पीडीएफ भी मैं इस पे आपके पोर्टल्स पे मैं शेयर कर दूंगा, उसको देखना. अप्रोच पीडीएफ अप्रोच टू सोसाइटी इस तरीके से. उसमें मैंने बहुत सारे नुआंसेस के बारे में बात की है, सोसाइटी को किस तरह से पढ़े, किस तरह से न्यूज़पेपर से हम एग्जाम्पल्स उठाए, किस तरह से PYQs के बेसिस पे हम प्रिपरेशन करें. ओके, सो उसको देखो एंड देन इस सेशन का फ़ायदा उठाओ. फिर देन इस डिस्कशन को देखो, ठीक है. सो नाउ आज के मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं. थोड़ा फास्ट करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो करना नहीं है. ओके, क्योंकि बेसिक बैकग्राउंड कल ही आपको समझा दिया है क्या क्या कर सकते हैं. रिगार्डिंग देखो, और एक चीज़ मैं कहूँगा कि मान लो आप सोसाइटी नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरा नहीं होगा सोसाइटी, या बहुत कम टाइम है अभी, या कौन सा रिसोर्स लूँ, या मतलब एक वर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर ये है कि आपसे पढ़ना नहीं हो रहा है किसी टॉपिक से, तो मैं बेयर मिनिमम प्रिपरेशन के लिए यही कहूँगा कि जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो थीम्स को तो एटलीस्ट आप अच्छे से कर लो. क्योंकि हम देखो, कल हम आज हमने 5 थीम्स कवर की. कास्ट सिस्टम, अर्बनाइजेशन, उसके बाद में विमेन के इश्यूज है, राइट, एंड देन रीजनलिज्म हमने कवर किया. यूपीएससी थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछती है और टॉपिक्स सोसाइटी का लिमिटेड है, सो 6-7 टॉपिक ही है. सो उसी पे क्वेश्चंस आते हैं. तो नेक्स्ट आने वाले कल के थीम्स में अभी से बता दे रहा हूँ. ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन होगा, कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन होगा, एंड पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज पे क्वेश्चन होगा, क्योंकि यही 3 थीम्स मेजर बची है. तो आपका अगर नहीं भी पढ़ के हो रहा है तो एटलीस्ट आप इन थीम्स पे PYQs देख लेना टॉपिक वाइज, ठीक है. तो आपके बहुत सारा आपका सिलेबस कवर हो जाता है. क्योंकि कास्ट सिस्टम पे अगर आपने जो हमने जैसे कल मैंने डिस्कस किया, वहाँ पे आपको दिखा होगा कि कास्ट सिस्टम को लेके कितने सारे इश्यूज है या कौन कौन से इश्यूज कवर किए जा सकते हैं. तो आपका अपने आप वो टॉपिक कवर हो जाता है. ऑब्वियसली बाकी बहुत सारे इश्यूज बचे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में, वो आपको करने पड़ेंगे. बट आपका मतलब इन मॉडल आंसर्स के जरिए या हमारे सेशंस के जरिए एटलीस्ट 60% सिलेबस तो आपका कवर हो जाएगा. सो एटलीस्ट ये तो करो. ओके, बेयर मिनिमम में बात करो, ऐसा नहीं कि इसी पे रिलाय रहो. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं उसको छोड़ के फिर बाकी के टॉपिक्स आप कवर कर लो कहीं से, राइट. सो बट डू इट राइट बिफोर द प्रीलिम. सो देखते हैं, अभी मॉडल आंसर्स की शुरुआत करते हैं. देखो, फर्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट. सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात स्ट्रेस की है कि आपको अप्रोच में मैंने बताया था. सो आई विल अगेन एंड अगेन रेफर टू दैट अप्रोच. आपको इस तरह के टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स याद करने पड़ेंगे सोसाइटी में, राइट. याद करने मतलब कोई ऐसा डेफिनेशन का ये नहीं करना है कि परफेक्ट ही आना चाहिए, बट सेंस तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस तो बताते आना चाहिए ना, इक्वालिटी, इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट में, राइट. सो क्लियरली यहाँ पे पूछा है, टर्म्स का कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. सो क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम? सो वी कैन डिवाइड क्वेश्चंस इनटू डिफरेंट पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सीधा इसके तीनों का डेफिनेशन देंगे. इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, इक्विटी में क्या है, इक्विटी का मीनिंग क्या है, एंड एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है. ओके, और मैं इसको एक एक डेफिनेशंस मतलब इनके डेफिनेशंस लाइन और इनका एक एक डिफरेंस का लाइन ऐड कर दूंगा. आप लोग बोलोगे सर हम टेबल में नहीं लिख सकते क्या डिफरेंसेस? इनके लिख सकते हो, बट इतने पॉइंट्स हमारे पास नहीं होते हैं. सो बेटर है हम एक एक लाइन में भी हमने डिफरेंस, उसका डेफिनेशन और डिफरेंस भी समझा दिया तो भी चलेगा, जो मैंने मॉडल आंसर में किया है, राइट.
बट इसके बीच में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो कुछ कुछ टर्म्स कॉमन आएगी, बट इक्वालिटी मतलब सबको आप आउटकम्स आप इक्वल सोचते हो, राइट। इक्विटी में आप डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हो, लोगों के डिफरेंसेस, स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करते हो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस है, ये आने चाहिए, ठीक है, राइट। एंड एम्पावरमेंट में आप कैपेसिटी बिल्ड करते हो, आप ऑटोनॉमी देते हो इंडिविजुअल्स को ताकि वो खुद के डिसीजंस खुद ले सके। सो एक क्लियर डिफरेंसेस आनी चाहिए। बाकी अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू राइट्स, ये तो आएगा तीनों में, राइट। बट बेसिक डिफरेंस, कोर डिफरेंसेस ये आने चाहिए, राइट। सो ये फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, पार्ट 2 में क्वेश्चन के व्हाट वी कैन राइट कि व्हाई इट इज आस्क्ड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड जेंडर इश्यूज इन प्रोग्राम डिजाइन। सो प्रोग्राम्स में स्पेसिफिकली पूछा है, प्रोग्राम डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन में जेंडर इश्यूज हमने क्यों इंक्लूड करने चाहिए। ये किस तरह से बता सकते हैं हम 4-5 पॉइंट्स में कि एक तो इंक्लूजन नीड क्या है, राइट, क्योंकि फिर नीड कैसे दिखाएंगे, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या है, उसको एड्रेस कैसे करेंगे ये, एंड सेकंड इज कि फायदे क्या होंगे, व्हाट विल बी द एडवांटेजेस अगर हमने जेंडर इश्यूज को इंक्लूड कर लिया। सो ऐसे 2-2 पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे, 4-5 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। देन पार्ट थर्ड आप बना सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, शॉर्टकट, इन शॉर्ट, वेरी ब्रीफ माइंड मैप लगा के कि गवर्नमेंट ने ये इंक्लूड करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप लिख सकते हो। बट मेजर हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस तरह से हम जेंडर इश्यूज को इंक्लूड करेंगे। सो आप ये बताओ कि गवर्नमेंट ने जेंडर इश्यूज को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और डिजाइन के लिए क्या क्या किया है, ये हम लिखेंगे। एंड एंड में आप सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन में हम एसडीजीज लिख सकते हैं, एसडीजीज का अप्रोच कर सकते हैं। सोसाइटी में एसडीजीज लिखने की आदत डालो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ एसडीजीज, एसडीजी 5 ऑन जेंडर इक्वालिटी अगेन। सो एसडीजी की मैं जब बात करता हूँ तभी मैं डीपीएसपी की भी बात करता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि इसमें आर्टिकल 39 तो सीधा विमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी पे है। आर्टिकल 39 में इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात होती है, इक्वल वेज की बात होती है, राइट। सो इक्वल वेज, सो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको काम आते हैं। मैंने कल लास्ट सेशन में भी, इसके पहले सेशन में भी बताया है। देखो डीपीएसपी का कितना रिलेवेंस है सोसाइटी में, सोशल जस्टिस जब आप ये करते हो, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट इज अ सोशल जस्टिस ही है ना, इक्विटी इंश्योर करना ये जस्टिस ही है। मैंने कल के इसमें बताया था कि सोशल जस्टिस और सोसाइटी में फर्क करना सीखो। सो ये क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। देखो क्योंकि इक्विटी इक्वालिटी की जब बात आती है, एम्पावरमेंट की बात जब आती है, तब आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम को हटा के नया सिस्टम तैयार करना पड़ता है, जो सोशल जस्टिस का ही काम है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना पड़ता है। सो दिस इज सोशल जस्टिस। सो सोशल जस्टिस के लिए डीपीएसपी देखो, आर्टिकल 41 है हमारे पास, आर्टिकल 38 है, राइट, क्लियरली मेंशन्ड है इसमें। सो आप इसको ये कर सकते हो, बता सकते हो, राइट, इसलिए डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। सो मॉडल आंसर देखो, इक्वालिटी का डेफिनेशन बता दिया, इक्वालिटी क्या है, एग्जाम्पल भी देना है हमें, राइट, एग्जाम्पल भी देना है। इक्वालिटी में क्या होती है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पर्संस इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे देखो विमेन एम्पावरमेंट लिखा है, इसलिए मैंने मेरा आंसर रिस्ट्रिक्ट किया है विमेन को लेके। आप ट्रांसजेंडर का भी एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो, मैंने मॉडल आंसर में नहीं ऐड किया है, बट यू कैन ऐड कि ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है एंड में, क्योंकि ये विमेन सीधा मेंशन था, इसलिए मैंने विमेन सेंट्रिक ही रखा इसको। बट जेंडर जस्टिस इंक्लूड्स ट्रांसजेंडर ऑल्सो। अगर यहाँ पे जेंडर जस्टिस ये टर्म होती तो ट्रांसजेंडर्स के पॉइंट को भी इंक्लूड करने की कोशिश करो। सो क्लियरली देखो, हमको डिफाइन करना है जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, राइट। अभी इक्वालिटी की डेफिनेशन तो देखो मैंने जो लिखा है वो मुझे याद नहीं था, बस इक्वल ट्रीटमेंट होती है सबकी, राइट, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। ये शब्द कहां से आते हैं, ये शब्द आते हैं यहां से। हम इक्वालिटी की डेफिनेशन तो याद करते बैठते नहीं है, राइट। हम जब पढ़ते हैं बेसिक डीपीएसपी से, इसलिए मुझे डीपीएसपी इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि ये वर्ड्स देता है हमें लिखने के लिए, राइट। सो अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट, राइट, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। सो देखो, सो एग्जाम्पल लिख दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन जेंडर इक्विटी का, इक्विटी में क्या डिफरेंस है, बेसिकली हम डिस्पैरिटीज को एड्रेस करते हैं इक्विटी में, राइट, स्पेशल नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस को रिकॉग्नाइज करके। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन सिस्टम जो है, अफर्मेटिव सिस्टम जो है, राइट, रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन सिस्टम बस ये नहीं होता कि एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन या
एजुकेशन में रिजर्वेशन, हम विमेन को बस में भी रिजर्वेशन दिया है हमने, राइट। गवर्नमेंट हैज गिवन रिजर्वेशन टू विमेन इन द बसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल ट्रेन है विमेन के लिए, तो स्टेट हैज गिवन दिस। सो यहां पे क्या है, सी दिस इज इक्विटी की स्पेशल नीड से हमें पता है कि विमेन आर वल्नरेबल एंड लेस मेल, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण मेल ही ज्यादा होते हैं पब्लिक लाइफ में, तो विमेन को बहुत दिक्कत होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेस करने में। सो इसलिए हमने ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए रिजर्वेशन दिया है। सो दिस इज इक्विटी, एग्जांपल ऑफ इक्विटी। देन देखो डिफरेंस बता दिया एक लाइन में, अनलाइक इक्वालिटी विच एम्स फॉर आइडेंटिकल आउटकम, सबको सेम ट्रीट करता है, इक्विटी सीक्स टू एड्रेस डिस्पैरिटीज। ओके, सो ये डिफरेंस हमें बताना पड़ेगा। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। एंड विमेन एम्पावरमेंट, विमेन्स एम्पावरमेंट, अब एम्पावरमेंट का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पे हमारी जो की टर्म्स है, देखो की टर्म्स है ये हमें पता होनी चाहिए सोसाइटी में, खास करके कि एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे आधा काम आपका तो मैंने ही कर दिया है। एम्पावरमेंट में बेसिक क्रक्स क्या है कि एम्पावरमेंट में आप देते हो लोगों को, वल्नरेबल सेक्शंस को, खास करके ये देखो ये वल्नरेबल सेक्शंस को आप देते हो, क्या देते हो आप, ऑटोनॉमी देते हो, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। उनको एक्सेस टू रिसोर्सेज देते हो ताकि वो कैपेबल बन सके, और ऑटोनॉमी, उनमें कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस ओवर द आउटकम। सो एम्पावरमेंट इज अ होल टुगेदर डिफरेंट गेम। इक्वालिटी, इक्विटी एंड देन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में आप बोलते हो भाई आप खुद केपेबल बन जाओ डिसीजन लेने का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सोशल एम्पावरमेंट का ये रोल है। सो विमेन एम्पावरमेंट का भी डेफिनेशन दे दिया। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग एसएचजीज को प्रमोट करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है कि हम विमेन को बोलते हैं कि आप अपने खुद के एंटरप्राइजेस सेटअप करो, उसमें बाकी स्टेट आपको हेल्प करेगा। यस, स्टेट क्या करेगा, स्टेट हेल्प करता है, मतलब लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ऐसे नाबार्ड एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम आपने देखा होगा, नाबार्ड लोन प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे विमेन ही डिसीजन ले रही है, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, राइट। सो ये हमने डिफरेंसेस बता दिए। अब आप बोलोगे सर हम इसमें कर सकते हैं क्या, टेबल लगा के तो कर सकते हो टेबल में, बट मुश्किल हो जाएगा, इतने पॉइंट्स हमें डिफरेंसेस लाने आपको सोचना पड़ेगा। सो बेटर डिफाइन भी कर दिया और एक दो लाइन में डिफरेंसेस भी बता दिया तो भी चलेगा। सो यहाँ पे एक लाइन में भी आप डिफरेंस बता सकते हो कि वाइल इक्वालिटी क्या करती है, इंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट, इक्विटी इंश्योर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड्स, एंड एम्पावरमेंट मेक्स द इंडिविजुअल्स ऑटोनोमस एंड केपेबल। सो एक लाइन में डिफरेंसेस भी बता दिया, ये हमारा हो गया। सो पार्ट 2 में अभी हम क्या क्या कर सकते हैं। पार्ट 2 में क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जेंडर डिस्पैरिटीज को एड्रेस करेगा। हमारे यहाँ पे सीवियरिटी बहुत है, देखो सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम कि हमने क्या कर दिया, कुछ डेटा हमारे पास होना चाहिए। जैसे देखो दिस इज डेटा ऑफ, दिस इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए अभी देखते हैं हम। सो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 का इंडिया रैंक्स 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। सो देर इज स्टिल स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, ऐसा लिख दिया मैंने। सो हमने अगर जेंडर इश्यूज को इंक्लूड कर दिया तो हम जेंडर डिस्पैरिटीज को एड्रेस कर सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है, हम जेंडर इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं, राइट। सो ये एक देखो कोई भी इंडिकेटर एक याद कर लो, क्योंकि देखो अगर मैंने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात की है, देखो रोल ऑफ विमेन्स एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो ये सिलेबस का पॉइंट है, तो मैंने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि इसके ऊपर आपको हर टॉपिक के ऊपर ना थोड़ा बेसिक डेटा याद होना चाहिए। सो मैंने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को रेफरेंस लिया है समझने के लिए कि एम्पावरमेंट क्या होता है। फिर ये मैंने क्यों किया, देखो क्योंकि आपके ना ये इंडाइसेस कभी कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एक बार यूपीएससी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इंडाइसेस पूछे गए थे। आपने प्रीलिम्स में देखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये पूछे गए थे। हेल्थ, एजुकेशन, देन उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। सो ये कहीं ना कहीं, और दूसरी बात देखो आपको स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग भी देता है। आपने अगर याद कर लिया कि चलो विमेन इनइक्वालिटी इंडेक्स या जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, सॉरी, ये क्या मेजर करता है कि विमेन और मेन में डिफरेंस क्या है, मतलब एम्पावरमेंट में इश्यूज क्या है। सो आपको ना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मिल जाता है कि एम्पावरमेंट का मतलब भी समझ में आता है। देखो डायमेंशन से क्या मेजर करते हैं, हेल्थ,
एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, ये कैसे काउंट करते हैं विमेन की एम्पावरमेंट हुई या नहीं। एजुकेशन एक पैरामीटर लेते हैं ये, और पार्लियामेंट्री सीट्स ये लेते हैं, और ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो ये सारे एम्पावरमेंट के डायमेंशन है ना। सो आपको रेडीमेड डायमेंशंस मिल जाते हैं कि हेल्थ अगर अच्छा है क्या, और इसको सब्सटैंशिएट कर दो। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का एम्पावरमेंट पैरामीटर क्या क्या है, इट इज। सो यहाँ पे आप ला सकते हो, यहाँ पे यू कैन सब्सटैंशिएट। आप मॉडल आंसर में ये भी लिख सकते हो कि देखो विमेन एम्पावरमेंट, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको अगर नहीं याद आ रहा, फॉर एग्जाम्पल जेंडर इनइक्वालिटी, इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एक्सेस टू एजुकेशन and parliamentary political representation is treated as one of the important pillars of women empowerment। हो गया, आपको सब्सटेंशिएशन के लिए भी टाइम मिलता है और वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। सो बेटर मैंने आपके लिए देखो ये किया है, यू कैन फॉलो दिस। सो देखो अभी इसके हमारे पास ना डेटा होना चाहिए, सोसाइटी के एक डेटा एग्जाम्पल होना चाहिए। एंड विमेन इशू जो है वो यूपीएससी का फेवरेट इशू है, बहुत बार आ चुका है। विमेन एम्पावरमेंट इज द फेवरेट इशू ऑफ यूपीएससी। ऐसे इस पे आ चुका है, ये पेपर 2 में आता है, ये पेपर 1 में आ सकता है, ये पेपर 4 में आया है, सावित्रीबाई फुले उनका कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। देन सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स विमेन एथिक्स में पूछा गया है, हर पेपर में पूछा जाता है। जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ में GS3 में आपको लिखना पड़ेगा। सो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ में इनइक्वालिटी ये लिखोगे तो देखो कितना इफेक्टिव रहेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत क्या है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी है रीजन्स में और जेंडर्स में आपको जरूरी है। सो बेटर मैं दिस वाज माय अप्रोच कि आप एक डेटा एक ये कोई भी इंडेक्स को जो फेमस इंडाइसेस है उसके पैरामीटर्स को हम याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि विमेन की सिचुएशन कितनी खराब है, हेल्थ का इंडिकेशंस कुछ तो पता होने चाहिए, अच्छा बुरा दोनों। देखो यहाँ पे हम ब्रॉडर पैरामीटर्स लिए हमने हेल्थ, विमेन के हेल्थ को लेके, क्योंकि ये यहाँ पे इनइक्वालिटी हम इस पे काउंट कर रहे हैं। सो विमेन एनीमिया ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है इंडिया में, विमेन को मोर देन 50% विमेन इन इंडिया आर एनीमिक। सो यहाँ पे देखो, और डेटा को जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया, फैक्ट्स और डेटा को ना अप्रोक्सीमेशंस करने की कोशिश करो ताकि वो आसानी से आपको याद रह सके। सो अप्रोक्सीमेशंस का मतलब 50% के ऊपर है, 57% याद रहता तो वेल एंड गुड। एंड ब्रैकेट में सोर्स भी शॉर्ट फॉर्म लिखा करो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब ये बहुत फेमस सर्वे इसलिए आप इसका शॉर्टकट लिख सकते हो। सिमिलरली SRS जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है, इसलिए इसको भी आप SRS 2020 ऐसा लिख सकते हो, एग्जामिनर को ये समझ में आएगा ब्रैकेट में। सो एनीमिया का देखो, ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैंने बेसिक हेल्थ डेटा आपको पता होना चाहिए। सो मैंने एनीमिया यहाँ पे बताया। देन टोटल फर्टिलिटी रेट ये इंप्रूव हुआ, ये अच्छी बात है। मैटरनल मोर्टेलिटी भी अच्छी बात है, इंप्रूव हुआ है। देखो 100 के नीचे हमें लाना था एंड हमने 97 के नीचे लेके आए हम लोग। सो विच इज दिस इज वेरी गुड अचीवमेंट। भले ही SDGs हमें अभी और 70 के नीचे लाना है। SDG में क्या मैटरनल मोर्टेलिटी का टारगेट है हमारा कि 70 के नीचे लाना। सो अभी हम कोशिश कर रहे हैं। एंड कोई देखो आप स्टेट्स के बीच में डेवलपमेंट डिस्पैरिटी जो है उसमें आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हो कि केरला का 19 है, राइट, और बहुत सारे स्टेट्स है जिनका 97 के ऊपर हो सकता है, राइट। सो ये डेवलपमेंट डिस्पैरिटी देखो, ये केरला के अचीवमेंट्स में भी आप लिख सकते हो, राइट, कि जेंडर इनइक्वालिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी ये क्या दिखाता है, स्टेटस ऑफ विमेन्स हेल्थ दिखाता है, राइट, कि विमेन की हेल्थ कितनी प्रायोरिटाइज की जाती है हमारे देश में। सो ये हो गया। सिमिलरली देखो एजुकेशन में हमने प्राइमरी लेवल पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यहाँ पे देखो एम्पावरमेंट का एक डायमेंशन क्या होता है, एजुकेशन होता है। सो एजुकेशन में हमारी प्राइमरी लेवल पे तो हमने ये फंडामेंटल राइट है ना हमारा, आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 इज अवर फंडामेंटल राइट। सो इसलिए अंडर 14 जो अंडर 14 में जो फीमेल है, मतलब जो बच्चियां है, गर्ल चाइल्ड है, उसको तो आपको देना ही पड़ेगा कंपलसरी। सो देयर इज 100% ग्रॉस एनरोलमेंट। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, हमने ये अचीव किया है। एंड आपको देख के मे बी यू माइट हैव हर्ड दिस और रेड दिस कि जो हायर एजुकेशन में है ना, वो विमेन का जो है ज़्यादा, मतलब जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये काउंट किया जाता है कि हायर एजुकेशन में जितनी फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब स्कूल में जितनी, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में जितनी फीमेल जाती है उससे कम मेल जाते हैं, क्योंकि देखो ये रेशियो है 1.01। सो विमेन का अच्छा खासा मेल को कंपेयर, यहाँ पे पैरिटी अच्छी है, आप ये बोल सकते हो। देयर इज जेंडर पैरिटी एट हायर एजुकेशन एंड इट इज स्क्यूड टुवर्ड्स विमेन, दिस इज वेरी गुड थिंग। बट ओवरऑल अगर देखें तो अराउंड 28% ही है,
मतलब हायर एजुकेशन में सिर्फ 28% लोग हैं जो कॉलेज एज गोइंग, वो एज के जो लोग हैं वो बस 28% है, राइट। ग्लोबल एवरेज जो है वो 40 है। सो मैंने लेस देन 30 यहाँ पे कुछ क्यों लिखा है, अप्रोक्सीमेशन करना सीखो। अगर आप 28 नहीं याद रहता है सो 30%। सो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन इंडिया एट हायर एजुकेशन इज लेस देन 30%। सो ये हमें बढ़ाना है। ग्लोबल एवरेज 40 है, हमारा सिर्फ 30% है, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। सो जेंडर पैरिटी है हायर एजुकेशन पे, सो यहाँ पे भी जेंडर पैरिटी है। सो आप ये बोल सकते हो कि एजुकेशन में एम्पावरमेंट में, सो इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट हुआ है कि नहीं। आपको एक क्वेश्चन अगर पूछा गया कि क्रिटिकली एनालाइज द विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया, सो उसमें हम लिखेंगे कि देखो हमने यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है, मैटरनल मोर्टेलिटी 200 के ऊपर था वो हमने कम किया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी हमने 28 पे लेके आए हैं, बट एनीमिया अभी भी ज्यादा है। हायर एजुकेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया है, बट एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आती है, राइट। अभी यहाँ पे ये अच्छी चीज है। सो हमारे विमेन एम्पावरमेंट के जो एजुकेशनल ये है, सो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स है वो अच्छा काम कर रहे हैं। बट देखो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, क्योंकि ये भी काउंट कर रहा है ना एम्पावरमेंट में। पार्लियामेंट्री सीट्स देखो आप कितनी है, 40% ऑफ एमपीज आर विमेन, सिर्फ 14% है, सॉरी राइट, 74 सीट्स है विमेन को ये पार्लियामेंट में, 18th लोकसभा जो है उसमें। सो ये आपको आंकड़ा याद ही होना चाहिए, 14% विमेन इन पार्लियामेंट, क्योंकि ये अभी बिल है जो हमारा नया बिल आया है 1/3 जो 33% रिप्रेजेंटेशन मिला है, अभी वो बिल पास हुआ है। वो नेक्स्ट जब सेंसस होगा डिलिमिटेशन के बाद वो आएगा। सो देखो अफ्रीका में 46, अफ्रीका के पार्लियामेंट में 46% है, सो मोर देन 40% है अफ्रीका में। हमारा पीयर कंट्री है, ब्रिक्स का कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादा है, बट हमारे यहाँ बस 14% है। यहाँ पे हम लोग पीछे है बहुत, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। पंचायती राज में अच्छा काम किया हमने, 50%, मोर देन 20 स्टेट्स हैव प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन टू वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दिस इज गुड थिंग। सो यही करो कि एम्पावरमेंट के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बट हम कहाँ पे पीछे हैं ये भी हमने देखा, कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में देखो थर्ड एंगल है लेबर मार्केट का, लेबर मार्केट में हम कहाँ है। सो बेसिकली ये अभी बढ़ चुका है, दिस इज वेरी गुड। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 37 है, बट फिर भी कम है। ग्लोबल एवरेज देखो क्या है 47%, यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इसीलिए तो हमारा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कम आ रहा है, राइट। इंप्रूव हो रहा है, दिस इज इंप्रूविंग, बट सिर्फ ग्लोबल एवरेज से इतना पीछे हम चल रहे हैं। सो इनफॉर्मल इकोनॉमी ये एक प्रॉब्लम है, मोर देन 80% वीमेन जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में है अकॉर्डिंग टू ILO। सो ये डेटा मैंने आपके लिए गैदर किया है, इसलिए आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन गैदरिंग दिस डेटा। यू कैन फॉलो दिस डेटा। अगर आपके पास नहीं है विमेन को लेके बेसिक डेटा, एम्पावरमेंट को लेके बेसिक डेटा, तो इतना भी याद किया तो भी बहुत है, क्योंकि फाइनली इतना भी याद नहीं आता है एग्जाम में, राइट। सो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये टर्म हम लिखेंगे। सो 78% ऑफ विमेन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, ये नया, ये इस पे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू दिस, इन GS3 और GS1 भी आ सकता है, क्योंकि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपको पता है कि विमेन की संख्या एग्रीकल्चर में बढ़ रही है। सो 78% ऑफ इंडियाज विमेन आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर में वो एंगेज्ड है। एग्री सेंसस, बट एग्री सेंसस क्या कहता है, देखो एग्रीकल्चर का सेंसस होता है इंडिया में हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स। जो सेंसस हुआ था 15-16 में, उसने कहा है कि बस 14% ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशनल होल्डिंग, मतलब जो जमीन है 14, जितना जमीन हमारे यहाँ पे हो रही है, जितना एग्रीकल्चर है, उसमें से बस 14% होल्डिंग्स विमेन के नाम पे है, और बाकी जो है वो मेल मेंबर्स के नाम पे है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो हो रहा है, मतलब विमेन तो ज्यादा से ज्यादा विमेन अभी एग्रीकल्चर खुद एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है उनका नंबर, बिकॉज ऑफ मेल माइग्रेशन एंड मेनी थिंग्स, बट उनके नाम पे जमीन नहीं है घर की, राइट, मोस्टली मेल के नाम पे है। सो उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे सिंपल दिक्कत है कि आप बैंक लोन नहीं मिलता विमेन फार्मर्स को, क्योंकि बैंक के लिए कुछ तो चाहिए आपके पास दिखाने को डॉक्यूमेंट्स, सो वो नहीं है। सो ये एक इशू है। सो ये सारे इश्यूज मैंने यहाँ पे एड्रेस करने की, एक पेज में एड्रेस करने की कोशिश की है, राइट। सो ये आपको इस तरह से आंसर लिखने में काम आते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है सारे प्रोग्राम्स में और ये इसमें, क्योंकि हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में पीछे है। सो ये एड्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत है प्रोग्राम डिज़ाइन। इंक्लूसिविटी हमें प्रमोट करनी है, देखो पार्लियामेंट में बस 14% है,
सो अंडर रिप्रेजेंटेशन के कारण क्या होता है, विमेन के इश्यूज को निग्लेक्ट किया जाता है, क्रिटिकल इश्यूज आर निग्लेक्टेड, क्योंकि हमारा अंडर रिप्रेजेंटेशन है। सो क्यों जरूरत है विमेन को प्रोग्राम में, जेंडर इश्यूज को प्रोग्राम में इंक्लूड करना? क्वेश्चन समझना अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि जेंडर इश्यूज को प्रोग्राम डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में इंक्लूड करने की क्यों जरूरत है? विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं पूछा है यहाँ पे पूछा है कि विमेन के इश्यूज को या विमेन के व्यूज को प्रोग्राम डिजाइन में हमने क्यों इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि विमेन अंडर रिप्रेजेंटेड है, इसलिए इंक्लूसिविटी प्रमोट करने के लिए, एक इंक्लूसिव अप्रोच करने के लिए हम यहाँ पे, सो आई एम यूजिंग दिस 14% वाला डेटा हियर। सो इस तरह से हमें डेटा यहाँ से वहां मैन्यूअर करते आना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबली हमें यूज करते आना चाहिए। देन एनहांस प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रोग्राम, अगर ये सिंपल है ना, कॉमन सेंस है, ये तो पॉइंट आना ही चाहिए कि प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे, आशा वर्कर्स देखो, आशा वर्कर्स के कारण इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये 80 के ऊपर जा चुके हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। दिस हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। ये कहीं 50 के आसपास था जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। सो दिस इज गुड अचीवमेंट। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो बिलो 100 जा चुका है। सो दिस कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सक्सेस ऑफ जननी सुरक्षा अभियान एंड आशा वर्कर्स। सो आशा वर्कर्स को पार्टिसिपेट करके हमने क्या किया, जेंडर इश्यूज को मेन स्ट्रीम किया प्रोग्राम में, और इसके कारण जननी सुरक्षा जैसे जो प्रोग्राम्स है वो सक्सेसफुल हुए हैं। सो अगर हम जेंडर इश्यूज को इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम्स में तो हम वी कैन प्रमोट एनहांस प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस। अभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो देखो, ये आप कैसे बढ़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कैसे कम होगा, जब आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करोगे। अगर घर पे ही डिलीवरीज होने लगी तो ट्रेडिशनल तरीके से होगी, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बहुत हाई होता है। सो इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी होता है। और ये आशा वर्कर्स जो है, सैल्यूट टू देम, ग्राउंड लेवल पे वो काम करते हैं एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली। गवर्नेंस में ये आप लिखना ही लिखना है आपको। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमने कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट, हमने ये देखा कि विमेन के स्पेशल नीड्स होते हैं, और वो मेल जो डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, या गांव में जो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वो काम नहीं हो रहा था क्योंकि हेजिटेंसी होती है। इसीलिए ये इनोवेशन इंडिया ने यूज किया है कि विमेन को ही आप आशा वर्कर्स या एएनएम दीदी भी बोलते हैं बहुत जगहों पे, और सो एएनएम वर्कर्स है, एंड आशा वर्कर्स को हमने अपॉइंट किया है। वो घर घर जाते हैं एंड दे रीच आउट टू द कम्युनिटीज। सो ये रिस्पॉन्सिव अप्रोच है, ये गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस है। ये लिखो, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में लिखा करो, एग्जाम्पल्स कम होते हैं हमारे पास। सो राइट दिस थिंग्स। देन देखो, फॉस्टर सोसाइटल प्रोग्रेस, इससे सोशल प्रोग्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल कुटुंबश्री प्रोग्राम है, विमेन लेड है, इससे पॉवर्टी कम हुआ है, विमेन का स्टेटस बढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हमें हेल्प होगी। नाउ स्टेप्स टेकन इन इंडिया, इंडिया ने कौन सी स्टेप्स लिए देखो। सो देखो, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट किया है, सो स्कीम्स हम लेके आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस हम लेके आ रहे हैं, देन जेंडर बजटिंग वगैरह हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो टू इंश्योर्स विमेन पार्टिसिपेशन और मेन स्ट्रीमिंग जेंडर इश्यूज, राइट। सो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट से हम विमेन को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप यहाँ पे सोशल ऑडिट भी लिख सकते हो, सोशल ऑडिट्स भी है जिसमें विमेन पार्टिसिपेट करती है। ग्राम सभा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को भी लिख सकते हो, ग्राम सभा में विमेन का पार्टिसिपेशन चाहिए, राइट। सो यू कैन राइट दिस थिंग्स। सो जेंडर बजटिंग लिखना इंपॉर्टेंट है, 33% रिजर्वेशन टू विमेन, ये भी आप लिख सकते हो। सो ये सब स्टेप्स लिए गए हैं, और आगे क्या करना चाहिए हमें, ओके, आगे क्या करने की जरूरत है। सो देखो, यहाँ पे बात हो रही है प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की। सो बेटर हम उसी एंगल से ये दे सॉल्यूशंस दे। देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पंचायत में ऑलरेडी हमने 50% रिजर्वेशन तो दिया है ना, बट फिर भी डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ इश्यूज है, उनको कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे सरपंच पति का इनिशिएटिव। सो मोस्टली ये गवर्नेंस और पॉलिटिकल एंगल से आपको सॉल्यूशंस देना बेटर रहेगा। कैंपेन फॉर अवेयरनेस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स ऑफ वीमेन, पर्टिकुलरली अमंग मार्जिनलाइज्ड वीमेन। टूल्स लाइक सोशल ऑडिट्स यूज करेंगे। पार्टिसिपेटिव बजटिंग, बजट में उनका पार्टिसिपेशन होने के लिए, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। सो दिस रिफॉर्म्स एंड पासिंग ऑफ द नारी शक्ति वंदना अभियान। सो ये देखो, अभी यहाँ पे हमारी बात क्या हो रही है कि प्रोग्राम डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में अगर उनका नंबर ही बढ़ा दिया हमने पार्लियामेंट में तो अपने आप होगा।
सो अभी पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, सो इससे एंड करेंगे हम, राइट। और विकसित भारत का जो गोल है उससे एंड करेंगे। विमेन लेड डेवलपमेंट, इस तरह के हम टर्म्स यूज करेंगे कंक्लूजन में। आप एसडीजीज को भी यूज कर सकते हो, एसडीजी 5। सो नारी शक्ति वंदन अभियान, मतलब जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल है उसको, अधिनियम, सॉरी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है वो, उससे हमने एंड किया कि गुड स्टेप्स है, सो कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर विमेन लेड डेवलपमेंट एंड हेल्प इंडिया अचीव टारगेट ऑफ विकसित भारत। सो कंक्लूजन में हम बड़े टारगेट्स के साथ हम जनरली लिंक करते हैं। सो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 2 देखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा है, इट्स अ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या है, गिवन द डाइवर्सिटीज अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी। ये बहुत थोड़ा, मतलब इसको समझने में थोड़ा दिमाग लगाना था क्वेश्चन को। देखो ट्राइबल कम्युनिटीज पे क्वेश्चंस आते हैं GS1 में, एंड स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी पूछा जाता है। इसके पहले ट्राइबल नॉलेज सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है और आपको सोशल जस्टिस में भी काम आएगा। इसके पहले ये भी पूछा गया है कि कौन से ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट लॉज है जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं SCs एंड STs के को प्रोटेक्शन करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकरिंग थीम्स इन GS1, ट्राइबल कम्युनिटीज के इश्यूज। अब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो डाइवर्सिटीज तो हमें पता है, ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, बट ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, शुड दे बी कंसिडर एज ए सिंगल कैटेगरी, कौन से अलग अलग पैरामीटर्स को हम उनको एक ही तरीके से देख सकते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है। सो हाउ कैन वी अप्रोच दिस। सो यहाँ पे तो हमें पता है कि हमें डाइवर्सिटी को भी कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, डाइवर्सिटी है, ये भी एक्नॉलेज कर रहा है। सो इस स्टेटमेंट को भी कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना पड़ेगा। बट मेन क्या है कि कौन से कैटेगरीज में शुड दे बी ट्रीटेड एज सिंगल कैटेगरीज, कौन से पैरामीटर्स पे सिंगल कैटेगरी। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा आपको क्रिएटिवली एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑल टुगेदर दिस वाज अ, मतलब इस तरह से सोसाइटी में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ही चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने मॉडिफाई किया है। सो सिंगल कैटेगरी हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि मतलब उनमें यूनिफॉर्मिटीज क्या है बेसिकली, कि वो एक एज अ यूनिफॉर्मिटी हम उनको एज अ ग्रुप हम कैसे देख सकते हैं। उनके अंदर डाइवर्सिटी है, बट अगर एक ही मतलब एक ही लेवल पे उनको सिंगल कैटेगरी में उनको ये करना हुआ, तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर, जैसे डेवलपमेंट सबका सेम है, डेवलपमेंट लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है, सोसाइटीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिप्रिवेशन इंडाइसेस ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज आर डिप्राइव्ड। ओके, डाइवर्सिटी भी है बट डिप्राइवेशन के पैरामीटर्स पे वो सेम है। कल्चर के पैरामीटर्स भी, जैसे मैट्रियार्कियल सोसाइटीज है वहाँ पे कुछ, तो पैट्रियार्कियल है कुछ, देन इगालिटेरियन है, ये तो कॉमन है, जैसे सभी ट्राइबल सोसाइटीज में इगालिटेरियन अप्रोच होता है, हैबिटेट्स जनरली। ओके, सो कौन से पैरामीटर्स है ऐसे ये कर सकते हैं। सो हम वी कैन इजीली डिवाइड द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, छोटा सा ये करेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखो डाइवर्सिटी कितनी है क्योंकि डाइवर्सिटी का मेंशन है। सेकंड पार्ट में हम कौन से फैक्टर्स को सिंगल कैटेगरी ये कर सकते हैं। थर्ड पार्ट यू कैन मेक अ स्मॉल थिंग कि व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, क्यों ये लिखना क्यों जरूरी है। अभी आप बोलोगे सर ये सोसाइटी का क्वेश्चन है या सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन है सोसाइटी का, क्योंकि इसमें सोशल सेक्शंस के बारे में पूछा गया है। बट आप जो सिंगल पैरामीटर्स लिखने वाले हो उसमें डेवलपमेंट पैरामीटर्स को आप लिखोगे कि डेवलपमेंट डेप्रिवेशन है, इसलिए डेवलपमेंट डेप्रिवेशन ये जब एंगल आता है तब सोशल जस्टिस का भी एंगल आ जाता है इसमें। सो आपके आंसर में आप सोशल जस्टिस के पॉइंट्स लिखोगे कि ये डेवलपमेंट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सर्विसेज नहीं पहुंच रही है ट्राइबल एरियाज में, गवर्नेंस के इश्यूज है, हेल्थ इंडिकेटर्स कम है, इसीलिए मेजर्स भी लिखेंगे। याद रखो कोई भी आंसर हो JS 1 2 3 4 या एथिक्स, जिस भी क्वेश्चन में आप चैलेंजेस लिखोगे आंसर्स पॉइंट्स में, तो ये इंश्योर करना कि जितना छोटा हो से चाहे छोटा हो बहुत, 3-4 पॉइंट्स ही हो, बट उनके सॉल्यूशंस दो। सो यहाँ पे हम सॉल्यूशंस देने वाले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। सो दिस कैन बी द थर्ड पार्ट।
सो ये भले ही 150 वर्ड्स का है, बट सिंगल सिर्फ स्टेटमेंट्स एक एक वर्ड में भी आप बता सकते हो। सो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखो GS1 में प्रेजेंटेशन का एंगल इंपॉर्टेंट है। मैंने मैप जानबूझ के मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है मैप में, ओके। आप अपने आंसर्स में ये कर लो। सो ये मैप है, देखो आप मैप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। मैंने एक छोटा स्मॉल वीडियो भी डाला है ग्रुप पे, मैपिंग आप सीख सकते हो। सो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि इंट्रो कैसे लिखेंगे। ऑब्वियसली सिंपल इंट्रो की इंडिया में कितनी ट्राइबल कम्युनिटीज है, ये GS1 में काम आता है, क्योंकि सोसाइटी के सेक्शन में जैसे विमेन को लेके डेटा हमारे पास होना चाहिए, चिल्ड्रन कितने हैं, सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं, ये स्केल बताता है प्रॉब्लम की। अब यहाँ पे 8% पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस, सो ये हमें पता होना चाहिए, ये इंट्रो में लिखने को काम आता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सेंसस ट्राइबल कम्युनिटीज 8.6 है। दे एग्जाम्प्लीफाई इंडियाज एथनोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमने ऐसा छोटा डायग्राम मैप निकाला और उसमें इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज को दिखाया, यहाँ पे जैसे मेन ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, जैसे कुकीज़ है, नागाज है, राइट, और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये अभी न्यूज़ में इसलिए तुरंत याद आ रही है। देन उड़ीसा में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। देन यहाँ पे गोंड आदिवासी है, गोंड ट्राइबल कम्युनिटी है। यहाँ पे चोलाई नायकन वगैरह, बैगा ट्राइब, बहुत सारी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। महाराष्ट्र में सिद्धि ट्राइब्स है, राइट। देन राजस्थान में ट्राइब्स है, यहाँ पे भी ट्राइब्स है जो मतलब नहीं, नॉर्थ ट्रांस ह्यूमंस जो करते हैं, राइट। सो बकरवाल्स, राइट। सो इस तरह से आप 5-6 ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दिखा दो मैप के थ्रू। दिस गिव्स एन इम्प्रेशन कि आपको ट्राइबल इश्यूज़ के बारे में पता है, एंड यू नो द इम्पॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़। एटलीस्ट PVTGs को तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे फिर आप अंडमान निकोबार भी दिखा सकते हो, ये तो मैंने लिखा है नहीं, यू कैन शो दिस कि यहाँ पे निकोबारीज ट्राइब है, यहाँ पे देन सेंटिनलीज है, देन जरावा ट्राइब है। और देखो याद रखना, हमेशा ट्राइबल का क्वेश्चन हो तो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम लिखना ज़रूरी है, ओके। इट गिव्स यू एन एज, नहीं तो जेनरिक आंसर हो जाता है बहुत हमारा। सो देखो ट्राइबल, अभी डाइवर्सिटीज़ कैसा है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा रिसर्च करके आपको एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको रेडीमेड पॉइंट्स मिल सके, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का ये ट्राइबल इश्यूज़ ये हमेशा GS1 में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपने देखा होगा। सो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किए है कि डाइवर्सिटी कैसी है, ट्राइबल कम्युनिटीज में डाइवर्सिटी है, तो एग्जाम्पल दिए देखो मैंने, तो आपको रेडीमेड एग्जाम्पल है, इसको याद कर लो। ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से प्रिजर्व करो, ओके। सो सोशल स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी है, कहीं पे पैट्रियार्कियल है, कहीं पे मैट्रियार्कियल है। सो दिस इज डाइवर्सिटी इन सोशल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल संथाल्स में पैट्रियार्की होती है, देन मैट्रियार्कियल सोसाइटी, खासी गारो। ये ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम आप याद रखो, ओके। सो दिस विल हेल्प यू टू फेच गुड मार्क्स, और एग्जामिनर को ये इंप्रेशन जाता है कि यू नो समथिंग इन डेप्थ। कुछ तो देखो, सिर्फ पैट्रियार्कियल वर्सेस मैट्रियार्कल लिखने से अच्छा अगर डायरेक्टली हम एग्जांपल दे दे तो वेल एंड गुड है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग अलग है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज अच्छे से एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट हो चुके हैं, जैसे ओराउंस इन झारखंड, वर्सेस कुछ हंटर गैदरर्स है जैसे जरेवा कम्युनिटीज। नॉट, देखो आपने हर चीज के लिए आपके पास ट्राइबल कम्युनिटीज का एग्जाम्पल हो जरूरी नहीं है, 3-4 एग्जाम्पल भी आपने याद रखे ना, आपको आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ज्योग्राफी अलग अलग है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यस। भूतियाज है, हिल्स में रहते हैं उत्तराखंड में, एंड देन आइलैंड्स पे रहने वाले हैं जैसे सेंटिनलीज है, अंडमान ट्राइब्स है। आइसोलेशन में देखो, आइसोलेशन में है, कुछ आइसोलेशन में रहते हैं, कुछ अच्छे से एसिमुलेट हो गए, जैसे गोंड आदिवासी जो है वो एसिमुलेट हो चुके हैं सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम मतलब अर्बनाइजेशन का भी वो हिस्सा बन चुके हैं। बट सेंटिनलीज जो है वो कंप्लीटली आइसोलेशन में है अभी भी। देन लैंग्वेज अलग अलग है, भीली लैंग्वेज, चकमा, वारली लैंग्वेज, आप और आदिवासी लैंग्वेजेस लिख सकते हो। कल्चर अलग अलग है, देखो मिथिला पेंटिंग, वारली पेंटिंग्स। सो दिस इज डाइवर्सिटी, दिस इज द रिचनेस ऑफ ट्राइबल डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब ग्लोबलाइजेशन का इन पे इम्पैक्ट देखो, ये पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज पे क्या क्या हो रहा है। सो इसी, अगर आपने ये स्ट्रक्चर अगर याद रखा इस तरीके से, तो हम सीधा लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर पे क्या परिणाम होता है, इकोनॉमी पे क्या हो रहा है, ज्योग्राफी पे क्या हो रहा है, आइसोलेशन, लैंग्वेज पे क्या हो रहा है, कल्चर पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सो आप यहाँ पे ये भी एड्रेस कर सकते हो। सो दिस इज डाइवर्सिटी। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, देखो कॉमन एलिमेंट्स में थोड़ा इनोवेटिव सोचना है। कॉमन एलिमेंट्स में बस आपको ये नहीं देखना है कि डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है या डेवलपमेंट डेफिसिट्स, कुछ
पॉजिटिव चीजें भी है या न्यूट्रल भी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स सबके लिए सेम है देखो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स कलेक्टिवली उनको एसटीज, जनरल ट्राइबल कम्युनिटीज को एसटीज ये दर्जा दिया जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 342। सो ये सबके लिए है, दिस इज अ सिंगल कैटेगरी। सो कॉन्स्टिट्यूशन इनको एज ए सिंगल कैटेगरी ट्रीट करता है, भले ही अलग अलग गवर्नेंस के मेजर्स है, बट डेफिनेशन में लॉ सच एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये भी एक ट्राइब्स को सिंगल कैटेगरी रिकॉग्नाइज करता है, राइट। और आप ये लिख सकते हो पीवीटीजीज को भी एक 75 ट्राइब्स को एक ही दर्जा दिया जाता है। देन सोशो कल्चरल नॉर्म्स में भी एक है, इगलिटेरियन सोसाइटीज है। देन एनवायरमेंट कंजर्वेशन में सारे ट्राइब्स और अपने इंडिजिनियस नॉलेज है उनको। देन सोशो इकोनॉमिक, यहां से देखो सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है। अब यहाँ पे मैं इसलिए बोलता हूँ ना, आपके पास डेटा होना चाहिए, सोसाइटी में डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिटरेसी रेट्स आप लिख सकते हो, नेशनल एवरेज से कम है, पावर्टी भी ज्यादा है। केओंझार, ये देखो मैंने सीधा एरिया लिख दिया उड़ीसा का, ओके। सो आप यहाँ पे ये ड्रॉ भी कर सकते हो, अगर आपको मैप तुरंत निकालते आता है तो उड़ीसा का सिर्फ ये हिस्सा, दिस इज द पावर्टी स्ट्रिकन एरिया, आप ये K3 जो बोलते हैं, कालाहांडी, कंधमाल एंड केओंझार, ये सबसे पुअरेस्ट रीजन्स है एंड दे आर ऑक्यूपाइड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज। देन महाराष्ट्र में मेलघाट, पालघर, आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये सोशली ये डिप्राइव्ड एरियाज है, राइट। एंड लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स भी उनको सब मिले, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, लॉस ऑफ कल्चर, ये सभी सिंगल कैटेगरी। सो ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिसको हम सिंगल कैटेगरी में ट्रीट कर सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है, देखो आइदर वी कैन राइट वे फॉरवर्ड कि हमें क्या क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज को करना चाहिए, या एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, या डिफरेंसेस को भी देखना चाहिए। सो बेसिकली क्वेश्चन कैसा है, डाइवर्सिटी तो है ट्राइबल कम्युनिटीज में, बट यूनिफॉर्मिटीज भी है, राइट। सो जहां पे यूनिफॉर्मिटी है, हम उनको एक सिंगल प्लान, मतलब एक प्लान के एक्शन सबकी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करके एक होलिस्टिक प्लान बनाया जा सकता है, एंड जिसमें डाइवर्सिटी और ऑटोनॉमी हो, ट्राइबल ग्राम पंचायत को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। या फिर हम ये लिख सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि हमने ये डिप्रिवेशंस को लिखा है। सो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक कुछ ऐड किया था, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ओके। सो देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमें टाइम पे याद नहीं आते हैं, देखो ट्राइबल सब प्लान है, फिर अभी रिसेंट देखो वंदन केंद्रज है, देन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीएम जनमन, देन एकलव्य स्कूल्स भी है, राइट। सो पीवीटीजीज को रिकॉग्नाइज किया है हमने, सो स्कॉलरशिप्स है, सो बहुत सारे इश्यूज है, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, देन ट्राइफेड है, ओके, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। जनरली वेलफेयर मेजर्स की जब हम बात करते हैं ना कि मेजर्स टेकन फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, तो मेजर्स में ना उसको डिवाइड किया करो कि मैं सिर्फ स्कीम्स मत लिखो, क्योंकि आप अलग पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो, ये स्कीम्स लिया है, जनमन प्रणाम किया है, ये एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल लिया है, ऐसा मत करो। मेजर्स को अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं स्कीम्स में, स्कीम्स कौन सी है, पॉलिसीज क्या है, लीगल मेजर्स है क्या कुछ, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जैसे ट्राइफेड है इंस्टीट्यूशनल मेजर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंस्टीट्यूशनल है, और उसके बाद में कुछ एनजीओज का काम है क्या, एनजीओज को सपोर्ट है क्या, इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश करो। स्कीम्स फिर इसमें सारी 2-3 स्कीम्स लिख लिया, पॉलिसीज को लिख लिया, लीगल एफआरए वगैरह लिख दिया, ठीक है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट मेजर्स, सो आप लिख सकते हो कंक्लूजन में भी, ठीक है। यह आंसर कंपैरेटिवली इजी था, इसमें बस कैच यही है, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो यहाँ पे 2 एडिशनल पैरामीटर है हमारे लिए कि आप ना मैप ड्रॉ करने की कोशिश करो, अच्छा, ठीक है। अच्छा मतलब हाँ, और एक चीज़ आई वुड लाइक टू टेक योर अटेंशन टू, मैंने यहाँ पे टॉपर्स का मैप ये इंक्लूड किया है, देखो ये इस साल के जो टॉपर्स है, देखो मैप परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, इस साल के जो टॉपर्स है 2024 के अनिमेश प्रधान सर के मैंने विजन का उनकी कॉपी देखी और उनके कॉपी में से मैंने ये मैप्स निकाले हैं। सो राइट, मैप का आपको बस स्केल पे ड्रॉ करने का ये मकसद नहीं है, यू शुड नो शो दैट कि अच्छा यहाँ पे है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, सो मैप कैन बी दिस, बट ड्रॉ करो, ड्रॉ करने की आदत डालो,
ओके, बी क्रिएटिव, या आपको एज देता है। देखो अनसस्टेनेबल सैंड कहाँ कहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया ऐसे। एंड नॉट नेसेसरीली वो सब, मतलब ये एरिया आपको पता ही होनी चाहिए, अंदाजा भी लगा सकते हो आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज है। सो यहाँ पे आपको क्रिएटिव थोड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्राइबल कम्युनिटीज या कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी में तो ड्रॉ आपको करना ही है, ठीक है। सो ये है, रीजनलिज्म में हम कर सकते हैं। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इन द इंडियन मेट्रोपोलिस। इंडियन मेट्रोपोलिस में मतलब मेट्रोपॉलिटन जो है एरिया वहाँ पे, या मेट्रोपोलिस जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उन सिटीज़ में, इस तरह के बड़ी बड़ी सिटीज़ में अर्बनाइजेशन से सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन होता है क्या। अब मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मार्जिनलाइजेशन पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डेवलपमेंट के प्रोसेस से वो बाहर फेंके जाते हैं, दैट इज मार्जिनलाइजेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग हैबिटेट्स का सेग्रीगेशन होता है, अलग झोपड़ी अलग जगह पे रहती है, अच्छे बिल्डिंग्स अलग जगह पे रहती है, दिस इज सेग्रीगेशन। फिजिकल सेग्रीगेशन, मेंटल सेग्रीगेशन, इमोशनल सेग्रीगेशन होता है, डिटैचमेंट होती है मेन प्रोसेस से। सो ऐसा होता है क्या, डज अर्बनाइजेशन लीड। अभी यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डज अर्बनाइजेशन लीड टू, यस इट लीड्स टू सेग्रीगेशन, बट इट ऑल्सो लीड्स टू पॉजिटिव एस्पेक्ट। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी ब्रीफ में आपको लिखना है कि यस अर्बनाइजेशन के कारण सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन होता है। हमारा 80% जो मेन कंटेंट है वो इसी पे फोकस्ड है कि किस तरह से मार्जिनलाइजेशन और सेग्रीगेशन होता है पुअर का सिटीज में। ओके, एंड फिर 2-4 पॉइंट्स हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि सिटीज अपॉर्चुनिटीज भी देती है, बट मार्जिनलाइजेशन ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, राइट। सो अब ये पॉवर्टी का इशू है, देखो पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस। सो नाउ यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन अभी देने पड़ेंगे। अर्बन पुअर के बारे में बात हो रही है, सो यू नीड टू हैव सम डेटा, राइट, वी नीड टू हैव सम डेटा। देखो अर्बनाइजेशन के ऊपर मैंने कल भी आपको ये बताया था, हमने देखा था कि अर्बनाइजेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो 10 क्वेश्चंस है लास्ट 10-12 ईयर्स में। इसका मतलब क्या है, हर साल अर्बनाइजेशन पे एक क्वेश्चन है। थीम्स अलग अलग है अर्बनाइजेशन के क्वेश्चंस की, बट मेजरली हम देखो सिलेबस पॉइंट क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन पे आएंगे हम, बट देखते हैं पहले कि अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स क्या है अर्बनाइजेशन की। सो ये हमने देखनी चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या है। अर्बनाइजेशन है मतलब अर्बनाइजेशन का मीनिंग, डेटा कितना लेवल पे है अर्बनाइजेशन, उनके रेमेडीज, प्रॉब्लम्स और रेमेडी, ये सिंपल सिलेबस का पॉइंट मेंशन किया गया है। सो बेसिक तो हमें ये तो करना चाहिए, 3 एंगल्स पे हमारा प्रिपरेशन तो बेसिक लेवल पे होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन कितना हो रहा है भारत में, ये डेटा हमारे पास पता होना चाहिए। इसके प्रॉब्लम्स क्या है, अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स, एंड इनके सॉल्यूशंस हमारे पास रेडी होनी चाहिए। ये तो बेसिक है। अब इस पे यूपीएससी ने अपने अलग अलग जो है क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो फ्लडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, सीधा सिटीज के नाम है, तो यहाँ पे हमें सिटीज के नाम भी पता होने चाहिए। नाम यानी कौन कौन सी सिटीज, मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज, ये ज्योग्राफी में हमारी 12th की एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और जनरली भी हमें ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, बट हम ध्यान नहीं देते हैं। सो देखो फ्लडिंग के ऊपर है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, क्योंकि इशू है अर्बन ट्रैफिकिंग का, इतना ट्रैफिक का इशू है। अभी ये कैसा है, देखो अफोर्डेबल मास ट्रांसपोर्ट मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ, ये फ्लड के प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है, ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सो ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन है। सो एक एक प्रॉब्लम पे भी पूछा जाता है, जैसे अर्बन पुअर का प्रॉब्लम है, अर्बन पॉवर्टी भी एक प्रॉब्लम है ना, तो इन्होंने इस पे पूछा, राइट, ये पूछा कि पॉवर्टी पे पूछा है। सो इन जनरल सारे इश्यूज पे पूछा जा सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ करंट अर्बनाइजेशन, तो हम बहुत सारे पॉइंट्स उसमें लिख देंगे। बट अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ये है, दिस इज स्पेसिफिक टू अर्बन पॉवर्टी एंड अर्बन सेग्रीगेशन, राइट, दिस क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली टू अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, देन दिस वाज, देखो क्वेश्चन 3 इज अबाउट वाटर इश्यूज इन द अर्बन एरियाज, देखो वाटर हार्वेस्टिंग, देन दिस इश्यूज वाज अबाउट द ग्रोइंग आईटी हब्स। आईटी हब्स के नाम बिना लिखे आप कैसे कर सकते हो, बेंगलुरु है, गुड़गांव है, पुणे है। सो एम्प्लॉयमेंट, सो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट का इशू है अर्बन एरियाज में, नए प्रॉब्लम्स उससे आए हैं, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ है अर्बन एरियाज में, ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होलिस्टिकली स्मार्ट, सो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम एज अ रेमेडी,
सो इस तरह से सिलेबस के साथ लिंक है। अर्बन फ्लड्स पे पूछा है, स्मार्ट सिटीज पे पूछा है, पोल्यूशन है देखो, सो पोल्यूशन का इशू है, सो थीम वही है अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स, कभी मतलब दे आर गोइंग इन मच डिटेल। फ्लड एक प्रॉब्लम है, राइट, ये हमें पता है। पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। सो सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया। पॉवर्टी इज अ प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया। क्राइम पे पूछा जा सकता है, अभी कोलकाता में वो अभया केस हुआ, निर्भया केस हुआ, सो अर्बन क्राइम्स पे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। विमेन पे ऑफकोर्स लिंक करके पूछा है। देखो यहाँ पे आईटीज एक क्वेश्चन है, मैंने शायद यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है कि विमेन के लिए आईटी सिटीज के कारण क्या क्या चीज ये हुआ है, प्रॉब्लम्स आई है। देखो, टू व्हाट एक्सटेंट अर्बन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें किस तरह से इनपुट्स देती है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हिंट हमें देता है कि यूपीएससी खुद लिंक कर रही है हिस्ट्री को आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम हिस्ट्री के इसमें देखेंगे, एक मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं एक अप्रोच लेक्चर कंडक्ट करूंगा कि हाउ टू सॉल्व द हिस्ट्री क्वेश्चंस और हाउ टू डील विथ हिस्ट्री क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो देखो यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं हमें कि भाई आपको लिंक करना है हिस्ट्री के डेवलपमेंट्स को आज के कॉन्टेक्स्ट में। इन्होंने खुद लिंक करके दिया है कि अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग हड़प्पा और इंडस वैली वो हमें किस तरह से आज के अर्बनाइजेशन को इंस्पायर करता है। बेसिकली प्लानिंग ही है, अर्बन प्लानिंग, इतना इंट्रिकेट प्लानिंग वहां पे था। डिस्कस सोशल प्रॉब्लम्स अर्बनाइजेशन के साथ, ये पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे। देखो सी दिस इज द ट्रेंड, देखो ट्रेंड कैसे बदला है। पहले वो लोग ब्रॉडर ये पूछते थे, इजी इजी क्वेश्चंस अर्बन प्लानिंग को लेके इन जनरल पूछते थे। दे बाद में अगर आप देखोगे 15 से देखो, दे आर स्पेसिफिक, दे आर गोइंग मच स्पेसिफिक टू अ सिंगल प्रॉब्लम। ये क्या हमें इसलिए आपको याद क्या रखना है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो या प्रीलिम्स के टाइम पे कोई अर्बन रिलेटेड चीज आ रही है तो उसको नोट कर लो, या एटलीस्ट दिमाग में उसको अवेयरनेस रखो कि ये सब चीजें हमें देखनी है। सो हमें क्या कर सकते हैं, देखो आपको कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए अर्बन एरियाज की, जैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन लेवल कितना है। कल भी देखा था, लास्ट लेक्चर में भी देखा हमने, 31% है, 17% लोग इसमें है, स्लम्स में रहते हैं। मैंने आंसर में पॉवर्टी का ये भी डाला है कि कितने ये पुअर है लोग। सो बाय ये डेटा याद रखना, मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए डेटा बनाया है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो यू कैन कीप दिस डेटा, आपको ज़्यादा इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स में काम करो अच्छे से। एसडीजी याद ही होना चाहिए, सीधा एसडीजी देखो, मेक सिटीज इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। अभी आप ये देखो, हर क्वेश्चन में आपको लिख सकते हो एसडीजी, हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल है। आइदर एज अ पॉइंट, एज अ इंट्रोडक्शन और एज अ कंक्लूजन में आप लिख ही सकते हो। देखो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का इशू है, इंक्लूसिविटी का इशू है। अब अर्बन देखो, अर्बन सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का उल्टा क्या होता है, इंक्लूजन। मार्जिनलाइजेशन का अपोजिट क्या होता है, इंक्लूजन। क्वेश्चन में सीधा एप्लीकेबल है, एसडीजी का एप्लीकेशन है। सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन का अपोजिट ढूंढो आप, इंक्लूजन है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। सो दिस इज एसडीजी, कृपया याद कर लो। देन कुछ सिटीज के नाम एग्जांपल्स की तरह, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन पूछा है देखो। सो मेट्रोपॉलिटन पता तो होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, पता है आपको, बट हम लिखते नहीं है। यूज दिस एग्जाम्पल्स इन दिस आंसर्स कि भाई बैंगलोर में ऐसा हुआ, पोल्यूशन इशू इन दिल्ली, ये तो आएगा। बट मुंबई में क्या है, धारावी है, स्लम से अर्बन पॉवर्टी का इंडिकेशन है। कोलकाता में हम सेफ्टी, अभी क्राइम का इशू लिख सकते हैं, अभया केस। चेन्नई में फ्लड हुए थे बहुत फेमस 2015 में, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है। चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस है। देन बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोला जाता है, बट बेंगलुरु में ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत है, लिखो ट्रैफिक प्रॉब्लम इन बेंगलुरु। पुणे में आईटी भी है, पोल्यूशन का इशू हो रहा है। टायर 2 सिटीज में इंदौर न्यूज में रहता है स्वच्छ सर्वेक्षण के कारण। कोची सिटी इंपॉर्टेंट है, कोची मेट्रो, ट्रांसजेंडर्स को इन्होंने जॉब दिए थे। नासिक इज अ फ्लरिशिंग टाउन, वाइन इंडस्ट्री के लिए, वाइन के लिए बहुत फेमस है, वाइन इंडस्ट्री के लिए। गुवाहाटी इज ऑल्सो एन एमर्जिंग टाउन। अभी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का एक तो टाउन याद रखो, एक दो टाउन, सो गुवाहाटी। सो अर्बनाइजेशन में टाउन्स के नाम लिखे तो अच्छा रहेगा। मैंने आपके और एग्जाम्पल्स लिखने के लिए बस यू कैन कोड दिस कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्री को लिंक करके आया। तो देखो फार्मेसी को लेके एक आया था, मैंने शायद अभी नहीं लिखा है वो क्वेश्चन। हैदराबाद को फार्मा सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल एंड सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। मोस्टली यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स ही रहते हैं, राइट, अनऑर्गेनाइज्ड एरिया है एंड इट इज प्रोवाइडिंग जॉब्स टू मेनी पीपल। ओके, सो इस तरह से हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आप देखो, ये सब ट्रैश डिस्पोजल से अच्छा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप लिख दो। मुझे ये अच्छा डायग्राम मिला था, सो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है।
एक एक एग्जाम्पल दे दो कहाँ पे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बेंगलुरु का मैंने एग्जाम्पल दिया, स्लम्स का आप धारावी देंगे, जॉबलेस ग्रोथ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डेटा दे दो, हाउसिंग के इश्यूज है मुंबई का दे दो, बेंगलुरु का दे दो, ओवर क्राउडिंग, अगेन अर्बन स्प्रॉल्स, मतलब अर्बन एरियाज के बाहर जो नए लोकेलिटीज, मेन सिटी के बाहर जो ग्रोथ होती है उसको अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट, अर्बन पॉपुलेशन है, जैसे पॉवर्टी है, सेफ्टी है, अर्बन क्राइम्स है, देखो सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज है यहाँ पे, ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे मैंने और एक चीजें इंक्लूड की है कि माइग्रेशन देखो मैप देखो, सो देखो इसके पहले माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं कि, और अर्बनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन के इशू को तो माइग्रेशन का इशू इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखो ये डायग्राम में अच्छे से दिया गया है, मुझे मैप मिला ऐसे ढूंढते ढूंढते, कंटेंट ढूंढते ढूंढते इंटरनेट पे, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। मैं ये तो पीडीएफ शेयर ही करने वाला हूँ। देखो कि कहाँ कहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, देखो वेरिंग माइग्रेशन पैटर्न्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सो यहाँ पे दिल्ली का दिखाया है कि दिल्ली में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। देखो मोस्टली यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से लोग जाते हैं दिल्ली में, वेस्ट बंगाल से जा रहे हैं। सो दिल्ली एक सेंटर है, मुंबई एक सेंटर है, देन ये आपका वेस्ट बंगाल, कोलकाता एक सेंटर है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे देखो माइग्रेंट्स जा रहे हैं। ओके, माइग्रेशन पैटर्न्स आप, सो ये मैप मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, या आप यहाँ से अच्छे से निकाल सकते हो, माइग्रेशन के पैटर्न्स दिखा सकते हो आप अपने हिसाब से, राइट। यहाँ पे देन मुंबई एक ही इसमें दिखा सकते हो, राइट, एक ही डायग्राम में। बेंगलुरु को भी माइग्रेशन होता है, राइट, और कोलकाता को भी होता है, यहाँ से भी इस तरह से दिखा सकते हो। सो दिस आर सिटीज़ जहाँ पे हम प्राइमरीली मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है। देखो सदर्न मेट्रोज सॉ इंक्रीज इन माइग्रेंट्स अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। साउथ में जो है ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है आजकल। देखो साउथ में चेन्नई है, देन बेंगलुरु है, राइट, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद है, राइट, तेलंगाना में, सॉरी। सो इस तरह से अलग अलग, हैदराबाद में अलग सिटीज़ में हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है। सो दिस इज, इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको। सो ओके, सो बेंगलुरु देखो हैदराबाद में हो रहा है, राइट, चेन्नई का दिखा दिया। सो बेंगलुरु, चेन्नई एक ही इसमें आप दिखा सकते हो अलग अलग पेन से, या अगर पॉसिबल है आपको। सो इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको। साउथ में ज़्यादा हो रहा है, राइट। सो माइग्रेशन पे क्वेश्चंस आ चुका है, मैंने शायद यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो यहाँ पे जो है नेगेटिव एग्जांपल्स को आपको न्यूज़पेपर से नोट डाउन करना है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं याद रखो। जैसे अभया केस, सो ये क्राइम का एग्जांपल है सिटीज़ में। देन रिसेंटली स्टैम्पेड हुआ था, देखो अर्बन मतलब 2017 का स्टैम्पेड है, अभी भी एक स्टैम्पेड हुआ था मुंबई में, राइट। ओके, कुछ इशू आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। सो आपको दिख रहा है ये एल्फिंस्टन रोड, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, तो पीडीएफ अपने सामने रखो। सो देखो 2017 में स्टैम्पेड हुआ था मुंबई में, एल्फिंस्टन रोड में। सो बहुत से लोगों की उसमें जान गई थी। सो मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स हियर। सो मुंबई रेलवे स्टेशन में, सो स्टैम्पेड जैसा होना मुंबई जैसे सिटीज़ में, फाइनेंशियल कैपिटल में, अभी भी इस साल भी हुआ है स्टैम्पेड। सो ये अर्बनाइजेशन के ओवर क्राउडिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर इनसफिशियंसी को ये करता है, दर्शाता है, ठीक है। सो स्टैम्पेड का एग्जांपल लिख दिया। अर्बनाइजेशन देखो, ये तो पोल्यूशन तो हमारे जहन में रहता है क्योंकि इट इज़ अगेन एंड अगेन बम्बार्डेड, बट ऐसे इश्यूज हम भूल जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सो गवर्नमेंट मेजर्स भी मैंने दिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, और सॉल्यूशन देखो क्या क्या हम कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस में भी आप देखना कि कुछ कुछ अच्छे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है। जैसे भरोसा सेल है पुणे में सेफ्टी के लिए। सो अफोर्डेबल ग्रीन एंड रेजिलेंट हाउसिंग के लिए इको निवास संहिता है, मतलब बिल्डिंग कोड्स बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के। वेल प्लान्ड अर्बनाइजेशन के लिए आप हरियाणा, पंचकुला, नवी मुंबई, गांधीनगर, विजयनगर, ये हमारी सारी प्लान्ड सिटीज़ है। हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके, सो नोट दिस एग्जाम्पल्स।
इको निवास संहिता, भरोसा सेल्स इन पुणे, स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर का एग्जाम्पल। सो BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है पुणे में अहमदाबाद में है, पुणे में आपने देखा होगा। सो स्वारगेट और कात्रज के बीच में वो मतलब हर जगह पे है अभी पुणे में, बहुत सारी जगह पे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ओखला दिल्ली। सो ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिखेंगे। सो ये सॉल्यूशंस में देखो, दिस आर सॉल्यूशंस कि सेफ इंक्लूसिव रेजिलेंट सिटीज के लिए क्या करना चाहिए, अफोर्डेबल ग्रीन सिटीज होनी चाहिए, प्लानिंग अच्छी होना चाहिए, अकाउंटेबल गवर्नेंस होना चाहिए। यहाँ पे आप अर्बन लोकल बॉडीज का एग्जांपल दे सकते हो, पुणे में पार्टिसिपेटिव प्लानिंग होती है, नॉलेज एंड लर्निंग है। जैसे जापान में हमने जापान की मियावाकी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं हैदराबाद में। हैदराबाद को और एक चीज याद कर लो, हैदराबाद एंड अहमदाबाद ही शायद, राइट। दे आर ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में इनको ट्री सिटीज कहा गया है, मतलब यहाँ का ग्रीन कवर बहुत इंप्रूव हुआ है। सो दिल्ली जैसे सिटीज के लिए और बहुत सारी सिटीज के लिए जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो जापानीज मियावाकी टेक्निक को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस आर द गवर्नमेंट मेजर्स एंड यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अब मॉडल आंसर्स में देखो, आपको सिंपल ये करना है, कुछ डेटा देना है हमें अर्बनाइजेशन का, अर्बन पॉवर्टी का भी डेटा दिया इंट्रोडक्शन में, तो अच्छी चीज़ है। सो देखो स्लम्स का दिया, स्लम्स क्या दर्शाता है, सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ही दिखाता है ना। स्लम क्या है, स्लम मेन स्ट्रीम जो है, जो अर्बन हम अर्बन सिटीज़ को क्या बोलते हैं कि अर्बन एरियाज में क्या है, डेवलपमेंट होती है, सोशल सब उसमें मॉडर्नाइजेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, और ये सारा हमें स्लम्स में नहीं दिखता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मार्जिनलाइजेशन। सो अगर हमें अर्बन पॉवर्टी का डेटा आपके पास नहीं है, सो वी कैन ऑल्सो यूज स्लम्स का ये कि डेटा 17% अर्बन पॉपुलेशन, 13% फेस अर्बन पॉवर्टी। ये मैंने सेंसस से नहीं, ये सेंसस नहीं सॉरी, ये IER रिपोर्ट है एक 2024 का, ठीक है। सो आप यहाँ से 13% अर्बन पॉपुलेशन इज पुअर, ओके, सो याद रख सकते हो। सो दिस हाईलाइट्स द पैराडॉक्स, तो पैराडॉक्स है ना, अर्बनाइजेशन विद प्रॉस्पेरिटी ऑफ, सो 60% GDP को अर्बनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बट मार्जिनलाइजेशन भी होता है। सो सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन के एग्जाम्पल्स आप, स्पैटियल सेग्रीगेशन फॉर एग्जाम्पल धारावी जो है, सो स्पैटियल स्पेस वाइज सेग्रीगेशन है, सोशल सेग्रीगेशन है, गेटेड कम्युनिटीज़ है, गेटेड कम्युनिटीज़ आपको पता है अभी कि सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है, सो वहाँ पे सेग्रीगेशन होता है। सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, सर्विसेज नहीं है, बेसिक सर्विस नहीं मिलती, रेशंस नहीं मिलते माइग्रेंट वर्कर्स को क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, 80% अर्बन वर्कफोर्स इनफॉर्मल एरिया में है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे दिखता है, वायलेंट अटैक्स अगेंस्ट माइग्रेंट वर्कर्स, सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स नहीं, सारे अर्बन पॉपुलेशन के बारे में हमको लिखना है। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन होता है, एनवायरमेंटल इनजस्टिस, पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज का कि हीट वेव डेथ्स, बहुत ज़्यादा हीट वेव डेथ्स देखने को मिलती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है। बट अर्बनाइजेशन एज एन अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे अर्बन एनोनिमिटी में कास्ट जैसे इशूज़ नहीं होते, इंक्लूसिव होता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, बहुत लोग अमीर भी होते हैं अर्बन एरियाज में आके मेहनत की दम पे। सो दिस आर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अर्बन एरियाज में बहुत बार अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिलती है, एग्जाम्पल मोहल्ला क्लिनिक्स इन दिल्ली आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। देन फैसिलिटेट्स सोशल मोबिलिटी जो है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। क्या क्या करना चाहिए हमें, सो आप ये लिखो या तो फिर आप ये लिखो जो हमारा अप्रोच है। ओके, सो व्हाट इज द नीड, वे फॉरवर्ड, ये हम लिख सकते हैं। सेफ इंक्लूसिव सिटीज फॉर एग्जाम्पल भरोसा से लिए हर जगह पे ऐसा करना चाहिए, इंक्लूसिविटी को क्या करना चाहिए। सो इस तरह से आप अलग अलग इसमें देख सकते हो। एंड स्टेप्स, इनिशिएटिव्स टू टैकल अर्बन पॉवर्टी। अब ये अर्बनाइजेशन के लिए नहीं है, अर्बन पॉवर्टी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, अर्बन पॉवर्टी से डील करने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। सो ये मुझे विजन में अच्छा मिला डायग्राम, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। सो दिस आर द स्टेप्स। सो देखो दिस होलिस्टिक रिफॉर्म्स कंक्लूजन SDG 11 पे करेंगे, क्योंकि SDG 11 हमारे हैंडी है बहुत सारा, और यहाँ पे बहुत यह रिलेवेंट है। देखो, विच सीक्स टू मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। सो सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, सेफ सिटीज बनाना हमारा SDG का गोल है, SDG 11, ठीक है। सो दिस वॉज क्लियर, ओके, आई थिंक वी हैव क्लियर्ड इट, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी।
रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है ये पूछा है। सो टर्म्स पे बहुत इंपॉर्टेंट, रीजनलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। एंड मैंने पहले ही बोला है कि टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। डिस्पैरिटी क्या होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी इज़ अ वेरिएशन एंड डिस्पैरिटी इज़ द डेवलपमेंट डिफरेंसेस जो भी होते हैं वो। सो हाउ सीरियस इज़ द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया? आंसर, सो हाउ सीरियस, अभी ये क्वेश्चन कैसा है कि अगर किसी चीज़ का सीरियसनेस हमें देखना है कि हाउ सीरियस दिस थिंग इज, सो उसको देखने के अलग अलग चीज़ें हैं कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है कि उसका डेप्थ क्या है, उसकी इंटेंसिटी हमने देखनी है, राइट। हाउ सीरियस इज द रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब डिफरेंसेस कितने लेवल के हैं। सो डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंसेस कितने एक्सटेंट पे हमें डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा जहाँ पे नीड है, ओके। एंड उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये हम सीरियसनेस दिखा सकते हैं कि अगर हमने डिस्पैरिटीज को ये नहीं किया या डिस्पैरिटीज हमें कहाँ कहाँ हार्म करती है, नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करती है, सोशल हार्मनी को हार्म करती है। सो इस तरह से सीरियसनेस हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो लेवल ऑफ डिफरेंसेस कितना है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस दिखा के कि जैसे नॉर्थ के लिटरेसी रेट इतनी 65 है बिहार में, केरला में 100 है, तो कितने ज़्यादा डिफरेंसेस है। सो दिस इज इंटेंसिटी, सीरियसनेस, एंड इससे इम्पैक्ट कितने हो सकते हैं फेडरलिज्म वगैरह पे, सिक्योरिटी पे। सो दिस कैन बी डन। नाउ यहाँ पे मैंने अगेन मैप ब्लैंक छोड़ा है ताकि हम अभी ऐड कर पाए। सो सिंपल है, आपको बेटर है कि हम लोग डिस्पैरिटी के बारे में देखें कि व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, इसको डिफाइन करें एंड देन डिफरेंसेस। अभी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्पैरिटी। सो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स 3-4 जनरेट हो सकते हैं, इसलिए टेबल के फॉर्मेट में हमने डिफरेंसेस, डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी को समझाया है, राइट। सो इसलिए रीजनलिज्म ये टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में हमें करना है। सो बेसिकली रीजनल डिस्पैरिटीज को डिफाइन कर दिया, अनइक्वल डेवलपमेंट, राइट, और अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट भी अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स विद इन अ कंट्री। इट मैनिफेस्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। सो इंडिया में मल्टीपल लेवल्स पे देखने को मिलता है, सिर्फ स्टेट्स के बीच में नहीं, इंट्रा स्टेट भी है। देखो महाराष्ट्र में विदर्भ है, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखने को मिलता है। सो अलग अलग लेवल्स यहाँ पे बोल दिए देखो हमने। और यहाँ पे आप यही दिखा दो कि दिस इज डेवलप्ड रीजन, या 2 पेन से दिखा दो, दिस इज डेवलप्ड रीजन्स एंड दिस इज सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पुअर है, सो दिस इज रीजनलिज्म। इंट्रा स्टेट में आप दूसरा मैप निकाल दो महाराष्ट्र विदर्भ का, सो दिस इज सेम एरिया, यहाँ पे डिफरेंसेस है। सो इस तरह से मैप्स में इस एरिया को दिखाओ। इसको थोड़ा आप इस तरह से, अगर मुझे दिखाना है कि डेवलपमेंट डिस्पैरिटी नॉर्थ साउथ में अगर दिखानी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेन से थोड़ा डार्क कर दूंगा इसको कि डेवलपमेंट डेफिसिट्स कितना ज़्यादा है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखा दूंगा कि दिस आर डेवलप्ड पार्ट एंड कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड। सो नॉर्थ साउथ डिस्पैरिटी को दिखा रहा है। सो इस तरह से मैप्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो टू शो द डिफरेंसेस। सो देखो रीजनल डिस्पैरिटी में पॉइंट्स लिखेंगे, डिफरेंसेस अलग अलग यहाँ पे हमें खुद ही जनरेट करने पड़ेंगे, डेफिनेशन हम लिखेंगे, डाइवर्सिटी का वेरिएशन होता है, सेंट्रल थीम क्या होती है, डिस्पैरिटी इज अ प्रॉब्लमेटिक, राइट, इनइक्वालिटी को दर्शाता है, ये वेरिएशन को दर्शाता है। एग्जाम्पल्स हम नॉर्थ साउथ डिवाइड, एग्जाम्पल डाइवर्स लैंग्वेजेस। इम्पैक्ट क्या होता है, देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है डिस्पैरिटी का, वायलेंस हो सकता है, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, ये आपका कल्चरल हेरिटेज को एनरिच करता है, राइट। सो सीरियसनेस, देखो सीरियसनेस कितना है, सो अलग अलग लेवल पे हम सीरियसनेस दिखा सकते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है देखो नॉर्थ साउथ में। सो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ऐड करने की कोशिश की है, ये शायद आपके पास ना हो तो आप इसको ऐड कर लो, या फिर आप अलग अलग डेटा आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जीडीपी में इन्वेस्टमेंट्स, सो 30% ऑफ जीडीपी, 5 जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उनका कंट्रीब्यूशन 30% है, वेराज उत्तर प्रदेश एंड बिहार और नॉर्दर्न स्टेट्स, ये दोनों स्टेट मिलके बस 14%। साइज वाइज तो बहुत बड़े हैं। सो ये डिस्पैरिटी है विद इन स्टेट्स। महाराष्ट्र जीडीपी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बट विदर्भ रीजन फार्मर सुसाइड्स मिलता है, सो ये विद इन रीजन। सो बिटवीन द स्टेट्स भी दिखा सकते हैं, नॉर्थ साउथ भी दिखा सकते हैं, इन द स्टेट भी दिखा सकते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखा दिया। सोशल डिस्पैरिटी किससे दिखाएंगे, लिटरेसी रेट्स, सो लोवेस्ट बिहार में सबसे कम है, केरला में सबसे ज्यादा है, सो ये इंटेंसिटी। डेवलपमेंट डेफिसिट्स, मैरीटाइम स्टेट्स का बात करो, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, मैरीटाइम स्टेट्स में ज्यादा है। इम्प्लीकेशन क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट, नक्सलिज्म जैसे प्रॉब्लम्स, अभी मणिपुर में जो चल रहा है रिसेंटली, वो कहीं ना कहीं देखो रूट कॉज
अलग अलग चीज़ें हैं, बट डेवलपमेंट डेफिसिट्स ही है दोनों कम्युनिटीज़ में, कुकी नागाज में। सो ये है, हम रिसेंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स, अगर सभी स्टेट्स मांगने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, राइट। सो इम्प्लीकेशंस भी दिखा के हम इंटेंसिटी को दिखा सकते हैं। सो डिस्ट्रेस माइग्रेशन फॉर बेटर लाइवलीहुड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार लार्जेस्ट सोर्सेस यहाँ पे। सो इन मतलब डिस्ट्रेस माइग्रेशन, माइग्रेशन ठीक बात है, बट डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रेस मतलब कि पुश फैक्टर जो है, पुल, जैसे स्किल्ड लेबर का माइग्रेशन हुआ तो अच्छी बात होती है, बस डिस्ट्रेस माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स क्या है कि माइग्रेंट लेबर्स को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है दूसरी सिटीज में जाकर भी, दूसरे एरियाज में जाकर भी, और वहाँ पे हमने देखा कि मार्जिनलाइजेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है। सो ये बहुत ज़्यादा है, रीजनल डिस्पैरिटी के कारण होता है। अगर सबको अपनी जगह पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिली तो कोई जाएगा ही नहीं ना माइग्रेट करने। सो री इन्फोर्सिंग इम्बैलेंस, सो प्रॉस्परस रीजनलिज्म अगर बढ़ता रहा, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती रही, तो जो डेवलप्ड रीजन है वहीं पे इन्वेस्टमेंट्स आएगी। बैंगलोर में, चेन्नई में ज़्यादा आती है, दिल्ली में ज़्यादा आती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि एक ही इंडस्ट्रियल एरिया पे ज़्यादा प्रेशर होता है, वहीं पे पोल्यूशन होता है। जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे प्रेशर ही इतना है पॉपुलेशन का, माइग्रेशन के कारण भी, कि यहाँ पे घर, हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, फिर लेक्स का डिस्ट्रक्शन होता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ता है, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन होता है, एंड इकोनॉमिक अंडर यूटिलाइजेशन। इसमें से आप 4-5 पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हो। सो ये मैंने आपको एज ए कंटेंट के रूप में ज़्यादा दिया है, ठीक है। सो वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने देखो ये सब प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटी। यह रीजनल डिस्पैरिटीज का उल्टा क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। स्पेस यहाँ पे कम है इसलिए मैंने कम लिखे हैं, एक लाइन में लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेलिंग की। सो बैलेंस रीजनल ग्रोथ एड्रेसिंग, कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं? इनइक्वालिटी इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। या फिर आप ये कर सकते हो, कंक्लूजन, टेलर्ड अप्रोच होना चाहिए हमारा, रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग, ये हमने सजेशन दे दिया। बैलेंस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से हम करें ताकि हमारे देश में जो है इंक्लूसिव ग्रोथ हो। आप इंक्लूसिव ग्रोथ से भी एंड कर सकते हो, इंक्लूसिव ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ, जो कि डेवलप्ड इंडिया के लिए जरूरी है। 2047 इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं, राइट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट aspects of regional equality. See, regionalism is a very important theme in the exam. देखो, सो रीजनलिज्म को भी मैंने यहाँ पे दिया है। अगर आप रीजनलिज्म के क्वेश्चन देखोगे तो देखो, सो रीजनलिज्म के क्वेश्चन देखो, आपको देखो, रीजनलिज्म, ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज इंपॉर्टेंट इन द जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। मतलब रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनलिज्म अगर बढ़ता रहा तो सेपरेट स्टेट्स होते हैं, सेपरेट स्टेट की डिमांड बढ़ती है। एग्जाम्पल तेलंगाना है, पूर्वांचल की, यूपी में भी इस तरह से डिफरेंस है। देन व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, मतलब रीजनलिज्म कैसे होता है? इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, मतलब देखो डिस्पैरिटी है ना ये, कहीं ना कहीं इट्स ए डिस्पैरिटी, ठीक है। सो कॉजेस कहीं ना कहीं देखो हाईलाइट हो रहे हैं, कॉजेस, ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म, कॉजेस, इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म, रीजनलिज्म अपीयर्स टू बी कॉन्सिक्वेंस। देखो कॉन्सिक्वेंस मतलब कॉजेस ही है, कल्चरल असर्टिवनेस। सो कॉजेस और इम्पैक्ट पे कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस जा रहा है। सो ये हमने यहाँ पे दिया है। रीजनलिज्म का मतलब क्या है? देखो इंडिया में ना 3 टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म देखने को मिलते हैं, जैसे थियोरी पार्ट में आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो इंटर स्टेट रीजनलिज्म हमको देखने को मिलता है, जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, जैसे कावेरी रिवर है तमिलनाडु और कर्नाटका में, देन गोदावरी रिवर है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ इन जगह पे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा में डिस्प्यूट्स है। सो इंटर स्टेट रीजनलिज्म हमें देखने को मिलते हैं। इंट्रा स्टेट देखने को मिलता है। सो ये थियोरी अगर पक्की हुई, देखो इसलिए थियोरी करना अच्छा है। ये थियोरी अगर मुझे पता है तो मैं इस तरह के आंसर्स, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि रीजनल डिस्पैरिटी पे क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन पे आएगा। सो क्योंकि हमें पता था, या आइडिया था कि इंट्रा स्टेट हो सकता है, इंटर स्टेट हो सकता है, इंट्रा स्टेट हो सकता है, विद इन डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अच्छा है, मैंने थियोरी अच्छे से पढ़ी है। सो आई नीड टू यूज दिस, आई कैन यूज दिस इन दिस क्वेश्चन, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो इंट्रा स्टेट होता है। देन सुप्रा स्टेट
कि 7 सिस्टर्स हम बोलते हैं, सुपरा स्टेट्स मतलब नॉर्थ साउथ डिवाइड्स, सारे साउथ सदर्न स्टेट्स एक, उनका डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एक है, या सदर्न स्टेट एक ही आवाज में बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, सो इनको हम सुपरा स्टेट रीजनलिज्म बोलेंगे, राइट। एंड देखो कॉजेस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी या कॉजेस ऑफ रीजनलिज्म भी आप बोल सकते हैं। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, देखो हिस्टोरिकल कॉजेस है, कोलकाता मुंबई चेन्नई पहले से ही डेवलप थे, सो उसके कारण भी है। जोग्राफिकल हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में डिफिकल्ट जोग्राफी है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिक्कत आती है। बिहार में हमेशा फ्लड होता है, आसाम में भी फ्लड होता है, सो आप कितना भी डेवलपमेंट करो जोग्राफिकल चैलेंजेस है। इकोनॉमिक इश्यूज है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग अच्छे, मुंबई महाराष्ट्र गुजरात यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, बट बिहार यूपी में कम है, सो इकोनॉमिक है। गवर्नेंस है कि महाराष्ट्र जैसे डेवलप स्टेट जो है उनको गवर्नेंस काफ़ी स्टेबल गवर्नेंस पॉलिसीज, अच्छे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स मिले हैं, बाकी स्टेट्स को नहीं मिल पाए। मैनिफेस्टेशन, रीजनलिज्म कैसे मैनिफेस्ट करता है, सो ये कॉजेज देख लिए, डिस्पैरिटी और रीजनलिज्म की एक ही है। और हमें किस किस फॉर्म में दिखता है, देखो लद्दाख का रिसेंट कॉन्टेक्स्ट देना है, लद्दाख वालों अभी ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे, सो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की तरह है। सबसे पहले तो हमें यही दिखा था लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश का जो हुआ था 1953 में। देन सेपरेट स्टेट्स की डिमांड है, जैसे तेलंगाना मूवमेंट था, बोडोलैंड डिमांड थी। इंटर स्टेट्स डिस्प्यूट्स हमने देख लिया। सन ऑफ सॉइल मूवमेंट, ये कीवर्ड यूज करना, जो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, माइग्रेंट्स लोग लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट खाते हैं और लोकल्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जैसे कर्नाटका में अभी दिया था शायद, या कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, मुझे आई एम नॉट श्योर, दोनों स्टेट में से एक में कहीं तो दिया था। सो ये क्या दर्शाता है, ऐसा बोलना कि लोकल लोगों को ज़्यादा वेट ये मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, दिस इज सन ऑफ सॉइल मूवमेंट। सो ये भी रीजनलिज्म का एक फॉर्म है, सो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। सो इस तरह से आप रीजनलिज्म की यहाँ से थीम कवर कर सकते हो और ये आंसर हमारा एड्रेस हो सकता है, ठीक है। So now let us see the last question. Why is caste identity in India both fluid and static? So हमें ये रिकरिंग थीम है, मैंने कल भी डिस्कस किया था यहाँ पे। हम द कास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सो कास्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, देखो इसके पहले भी। सो कल भी थोड़ा रेफरेंस हमने दिया था। देखो कास्ट सिस्टम, सो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, देखो सेम थीम है कास्ट पे। देखो अगर आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे अच्छे से, इनको देखोगे तो क्वेश्चंस क्या है कि कास्ट में चेंजेस क्या आए हैं, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियाज कास्ट सिस्टम एंड व्हाट इज कांस्टेंट। सो चेंजेस एंड कॉन्स्टेंसी। सो कांस्टेंट चेंजेस मतलब क्या, फ्लूइड नेचर, एंड कॉन्स्टेंसी मतलब रिजिडिटी, स्टैटिक नेचर। सो यही क्वेश्चन है। देखो कास्ट, आज कास्ट ने रिलेवेंस छोड़ चुका है क्या, सो चेंजेस मतलब क्या हुए हैं, सो व्हाट हैज चेंज्ड इन द कास्ट सिस्टम एंड व्हाट इज कांस्टेंट। सेम देखो सेम थीम है। इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ना, बिटवीन द कास्ट हैव इंक्रीज्ड, मतलब ये कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम में चेंजेस, देखो चेंजेस पे। बट इंटर रिलीजियस, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इंटर कास्ट मैरिजेस क्यों बढ़े, इसके रीजंस देने हैं, एंड इंटर रिलीजियस क्यों नहीं बढ़ रहा है। बट द थीम इज कास्ट, यहाँ पे आधा थीम कास्ट पे है। कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज, नए फॉर्म्स में आ रहा है कास्ट सिस्टम, एंड कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। सो जो रिजिडिटी के कॉजेज है वही यहाँ पे पूछा है। सो कास्ट सिस्टम पे हमेशा एक क्वेश्चन, एवरी ऑल्टरनेट ईयर देयर इज अ क्वेश्चन। सो इसको देख के देखो, इस तरह से हमने ये बना लिया है कि कास्ट सिस्टम के बेसिक फीचर्स क्या है ये हमें पता होने चाहिए, कीवर्ड्स हमारे आने चाहिए। सेगमेंटल डिवीजन है इंडियन सोसाइटी का, अनटचेबिलिटी है, प्यूरिटी इन पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, हायरार्कियल सिस्टम है, देन सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज है, एंडोगामी है मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस पे प्रोविजन है, एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटरडाइनिंग। ये हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है कास्ट का। अब ये चेंज हो रहा है, देखो चेंजेस हो रहे हैं क्या, यस। कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, देखो सो ऑक्यूपेशनल चेंजेस हो रहे हैं। अभी वर्ना के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशंस नहीं, ये तो पूरी तरह से हो चुका है। चेंजेस इन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, प्यूरिटी एंड पोल्यूशन के कारण क्या होता था, अनटचेबिलिटी होती थी। XYZ बेसिक कॉमन पब्लिक प्लेसेस पे अनटचेबल्स को राइट नहीं था पानी पीने का, खाना खाने का, बट ये सब अभी नहीं है। सो वी आर शेयरिंग द पब्लिक स्पेसेस, पहले ऐसा नहीं होता था।
राइट, इन द ट्रेडिशनल सिस्टम। देन चेंजेस इन कमेंसलिटी, कमेंसलिटी मतलब साथ में खाना खाना, अभी ऐसा नहीं होता। सो दिस हैज चेंज। एक्सोगामी राइज इन इंटरकास्ट मैरिजेस बट स्टिल लेस देन 10%, ये फैक्ट याद रखो, इंटरकास्ट मैरिजेस बड़े हैं बट अभी भी लेस देन 10% है। ये भी दर्शाता है चेंजेस इन द न्यू आइडेंटिटी। देखो न्यू आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स, जैसे दलित कैपिटलिज्म है, डोमिनेंट कास्ट जो है इंडिया में वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। सो दिस आर द न्यू आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स। इंप्रूवमेंट इन द पोजिशन ऑफ लोअर कास्ट, संस्कृताइजेशन जो है, एम एन श्रीनिवासन जो है सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये बात कही है, एम एन श्रीनिवास सॉरी। सो संस्कृताइजेशन बेसिकली क्या है कि लोअर कास्ट जो सेक्शंस है वो रिप्लिकेट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टाइल ऑफ द हायर कास्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सो इसको संस्कृताइजेशन या प्रोसेस कहा जाता है। सो ये भी चेंज हो रहा है। देन सिविक एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज अभी नहीं है, जैसे टेम्पल बैन, टेम्पल एंट्री बैन जनरली, मतलब जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ था अभी ऐसा नहीं है, राइट। सो टू मच एक्सटेंट ऐसा नहीं है, इंस्टेंसेस होते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ये चेंजेस क्यों हुए हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण, अर्बनाइजेशन है, सोशल फैक्टर्स है, सोशल मूवमेंट्स है, सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है, हिस्ट्री है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का, राइट, फ्रीडम स्ट्रगल का, पॉलिटिकल फैक्टर्स है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू वोट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, एम्पावरमेंट हो रही है। बट सब कुछ नहीं बदला है, कास्ट खत्म तो नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारे चेंजेस है, चैलेंजेस है। ऑक्यूपेशंस, कुछ ऑक्यूपेशन जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी कंटिन्यूड है। इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत कम है और एक्सेप्शंस है, दे आर एक्सेप्शंस, राइट। और ऑनर किलिंग जो है इंटरकास्ट मैरिजेस का विरोध कर दर्शाती है। ऑनर किलिंग्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही हो रहा है। पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट ये नहीं बदल रहा है। कास्ट बेस्ड वायलेंस है, जैसे मैंने जेल मैनुअल्स का कल एग्जांपल दिया था, कास्ट बेस्ड वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। सो डिस्क्रिमिनेशन, जेल मैनुअल जो कास्ट के बेसिस पे जेल मैनुअल्स होना मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल है। देन वाई रिजिडिटी क्यों है, कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कास्ट पंचायत, खाप पंचायत है। रूरल एरियाज में अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मोबिलिटी कम है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। सोशल कल्चरल नॉर्म्स ऐसे बने हमारे, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रोहिबिट करना, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण भी हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट के बेसिस पे। सो ये सब चीजों के कारण कास्ट बदल नहीं रही है। सो कास्ट में चेंजेस हो रहा है, ऑफकोर्स देयर आर चेंजेस हो रहा है, यस। ये चेंजेस दिखा दे, क्यों हो रहे वो भी दिखा दिया, चेंजेस नहीं हो रहे वो भी पता है, और क्यों नहीं हो रहे वो भी लिख दिया। अब क्वेश्चन देखो, इट इज वेरी इजी टू आंसर। सो व्हाई कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया इज फ्लूइड एंड स्टैटिक। इसका मीनिंग क्या है कि कास्ट आइडेंटिटी बदल क्यों रही है और स्टैटिक क्यों है। रीजंस पूछे कि चेंजेस जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, एंड जो नहीं हो रहे हैं वो स्टैटिक नेचर क्यों है। 15 मार्क के लिए क्वेश्चन है, देखो 15 मार्कर, ये भी जो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी 15 मार्कर था। 15 मार्कर क्वेश्चन में जनरली हम 15 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करेंगे, 3-4 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिवाइडेड था, सो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा दो हमारे पास। सो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, फ्लूइड नेचर, स्टैटिक नेचर, एंड एक वे फॉरवर्ड हम दे सकते हैं। फ्लूइड में 6-7 पॉइंट आपके आने चाहिए, स्टैटिक में 6-7 पॉइंट हमारे आने चाहिए। सो कास्ट एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, कंटिन्यूटी एंड चेंज, देखो इस यही से उठाएंगे, हमारा PYQ से ही हम हमारा ये उठाएंगे, कंटिन्यूटी एंड चेंज, और लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, हैज नॉट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, राइट। सो इस तरह से, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड चेंज पे ही है तो उसी के अनुसार हम इंट्रो लिखेंगे। सो वाइल मॉडर्न सोशल कल्चरल सिस्टम एंड वैल्यूज अलाउ मोबिलिटी, द डीप सोशल बिलीफ्स मेक स्ट्रक्चर्स रिजिड भी है। सो मोबिलिटी एंड स्टैटिक नेचर बोथ है। सो फ्लूइड नेचर क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, देखो इसके ये दे दिया हमने। देन रिजर्वेशन के कारण भी हो रहा है, पॉलिसीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल ये लिखना पड़ेगा, आर्टिकल 17 ने अबॉलिश कर दिया है अनटचेबिलिटी को। सो सोशल रिलीजियस डिसेबिलिटीज आप इम्पोज नहीं कर सकते, प्यूरिटी एंड पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को। लॉ से भी है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इस लॉ ने भी कंट्रीब्यूट किया है। पॉलिटिकल देखो, यूनिवर्सल सफरेज, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के कारण भी हो रहा है, संस्कृताइजेशन का मैंने बता दिया। सो सोशल इंटरेक्शंस बढ़ रहा है, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस, सो डिस्टिंक्शंस कम हो रहे हैं। देन एजुकेशन एंड अवेयरनेस बढ़ रहा है, सोशल मूवमेंट्स हो रहा है। सो ये सब चीज़ों के कारण ना कास्ट को फ्लूइड नेचर आया है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं कास्ट सिस्टम में, बट स्टिल स्टैटिक नेचर्स है, क्योंकि सोशो कल्चरल नॉर्म्स हमारे वैसे, प्रैक्टिसेस ऑफ एंडोगामी, कास्ट इंटरकास्ट मैरिजेस एक्सेप्शंस है,
भले ही उनकी संख्या बढ़ रही है बट बहुत स्लो बढ़ रही है और एक्सेप्शन से अभी भी एंडोगामी प्रैक्टिस हो रही है। कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल एड्स, आप न्यूज़पेपर में देखो ऐसा ब्राइड चाहिए, ऐसा ग्रूम चाहिए, इसी कास्ट का चाहिए, उसी कास्ट का चाहिए, दे आर स्टिल देयर। सो कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल एड्स दिखाता है कि कास्ट सोशो कल्चरल नॉर्म्स अभी है। ऑनर किलिंग्स की केसेस है। कास्ट बेस्ड एटीट्यूड्स है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि कास्ट इज अ डिसीज ऑफ माइंड। सो एटीट्यूड बदलने को बहुत टाइम लगता है। सो रिजिड एटीट्यूड्स है। रूरल एंट्रेचमेंट है, रूरल एरियाज में अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है बहुत सारे, खास करके नॉर्दर्न इंडिया, ओके, एंड साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में है। सो रूरल एरियाज में हर जगह पे ये है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखो होता है, जैसे अभी मैं जेल मैनुअल्स की हम बात करेंगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग का आप देख लो। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है उसके कारण भी कास्ट जो है रिजिड, मतलब कास्ट में चेंजेस नहीं हो रहे इतने फास्ट। एंड कास्ट बेस्ड एसोसिएशन है जैसे खाप पंचायत, जाति पंचायत। सो ये सब चीजें रीजंस है जिसके कारण कास्ट सिस्टम अभी भी स्टैटिक है। इन द एसेंस देखो कंक्लूजन, व्हाइल कास्ट इन इंडिया इज फ्लूइड shaped by changing social and economic dynamic, its static nature is reinforced by deeply ingrained traditions, बहुत deep traditions है, social norms and persistent discriminatory practices, और the caste system in India is showing its dynamism, altering the traditional structure and functionality. Traditional structure और functions बदल रहे हैं, नए आइडेंटिटीज आ रहे हैं, बट हमारे जो रिजिड नॉर्म्स है वो कंप्लीट इरेडिकेशन करना उसको चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, राइट, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन था सोसाइटी का, इसलिए यहाँ पे देखो कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने के लिए ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए, ये सब यहाँ पे एक्सपेक्टेड ज़्यादा है नहीं। ये प्योरली मुझे लगता है, राइट, दिस इज अ सोसाइटी बेस्ड सोशल, आपको एक सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्राइब करना है। ऑफकोर्स आप 2-3 वर्ड्स लिख सकते हो बट ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए फिर 3-4 पॉइंट्स लिख दो आप कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाओ, या क्योंकि सोशल जस्टिस का या आंसर क्वेश्चन नहीं है। सो बेटर है हम लिखे तो बट छोटा लिखे, अगर आपको लिखना है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ये सब चीजें करनी चाहिए, XYZ चीजें, बट मेजर यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि क्यों है ऐसा, हमारे सोसाइटल पर्सपेक्टिव को यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। ऑफकोर्स 2-3 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट सिस्टम एलिमिनेट करने के लिए, अगर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ वर्ड्स याद है तो आप लिख सकते हो कि उन्होंने क्या कहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इस तरह की टर्म्स आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। सो कल मैंने थीम्स बताई है वो करो अच्छे से, ठीक है, और उसी के अराउंड क्वेश्चन होंगे। ग्लोबलाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हमें देखना है, देन कम्युनलिज्म एंड देन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। मैंने थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की क्योंकि ज़्यादा इसको खींचना नहीं था। मैंने ये दोनों सेक्शंस के ये वाली नोट्स और मॉडल आंसर्स मैं दोनों ग्रुप पोर्टल्स पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो इनको देखो और अपने नोट्स इसके हिसाब से बनाओ या इसी को भी आप अपना सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।